शेयर करती है। ये एक बच्चा है, पहले इसकी डिटेल जो भी चाहे तो नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। 11 मई 1993 इनका जन्म का तारीख, महीना, साल है। और 7:49 शाम, PM, 7:49 PM, अजमेर का जन्म है। दिन मंगलवार है और जन्म समय का ग्रह राहु है। ये चीजें मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये चीजें नोट कर लीजिए। 11 मई 1993 शाम को 7:49, 49 मिनट्स, और अजमेर का जन्म है। दिन है इनका मंगलवार और जन्म समय राहु का। ये कुछ विशेष कारण है कि ये बात बताता हूं, जन्म समय और जन्मदिन। कुछ दिमागी खाने भी खोलूंगा, उनको भी समझेंगे थोड़ा सा। आज क्लास पिछले प्रैक्टिकल कोर्सेज से थोड़ा अलग लेके चलूंगा। जो रूटीन थी उससे थोड़ी चेंजिंग कर रहा हूं, और ये कैसी लगी ये जरूर बताना, उम्मीद है अच्छी लगेगी। सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए? जन्म कुंडली के घर, घर 1 2 3 4, है ना? और हर घर की दिशा भी, क्योंकि मकान कुंडली का कोर्स मेरा शुरू हो चुका है, 2 ही क्लास हुए हैं अभी। तो सबसे पहले देखिए खाना नंबर 1, पूरब दिशा, यानी कि घर का पूरब का हिस्सा। उस हिस्से में खाना नंबर 1 में बैठे हुए ग्रह से संबंधित वस्तु, जीवित रिश्तेदार भी हो सकता है, और उस ग्रह से संबंधित वस्तु जैसे कि राहु की वस्तु, टॉयलेट, डस्टबिन, कबाड़, पूरब की तरफ। नाना अगर साथ रहता हो, नाना का कमरा। सुसर कहीं साथ ही रहता हो तो सुसर का कमरा, इस तरीके से। और लाल किताब में राहु का कलर भी ब्लू है, क्योंकि हम यहाँ एलिमेंट पे जो महावास्तु के सिद्धांत है उन पर क्लास नहीं कर रहे हैं, इस बात को भी ध्यान करिएगा। राहु का कलर नीला भी कहा गया है। वो राहु कहाँ बैठा है? खाना नंबर 1 में, पूरब दिशा की तरफ। एक सूत्र। फिर खाना नंबर 1 के लिए जो देखा जाता है, खाना नंबर 1 7 8 11, 1 में बैठा ग्रह राजा, 7 में बैठा ग्रह वजीर, 8 और 11 में उसकी आंखें और टांगे। आंखों और टांगों का जो मतलब है उसको भी समझ लीजिएगा। ये क्लास 2 ढाई घंटे में नहीं निपटेगी, पहले मैं बता दूं। थोड़ा मैंने सोचा है कि पहली क्लास में लंबा विस्तार दूंगा, 2 क्लास या 3 क्लास 20 टीबी पे कर दूंगा। इसलिए मैं थोड़ा विस्तार ज्यादा दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग नए भी आए हैं, उनको भी कुछ फायदा मिल जाए। मेरा उद्देश्य सिर्फ टेवा देख के टेवे वाले की संतुष्टि करना नहीं है, मेरा उद्देश्य है यहाँ पे जो स्टूडेंट बैठे हैं उनको मैं खुश करूं, सबसे बड़ी बात है। इसलिए थोड़ा लंबा खिंच जाऊंगा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। आंखों और टांगों का जो तात्पर्य होता है, और वजीर का, आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री कोई अकेले तो सरकार चला नहीं सकता, या राजा भी अकेले सरकार नहीं चला सकता, उसको अपने सहायकों की जरूरत होती है। तो उसमें सबसे पहले होता है 7वां घर, जो वजीर, यानी कि हमारे देश में राजा कौन है? प्रधानमंत्री। तो उसके नीचे के होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इस तरीके से। वो कैसे हैं? वो राजा के मित्र हैं या शत्रु हैं? क्योंकि जो भी राजा के राज में, राजा के इलाके में हो रहा है, उसकी खबर कौन देगा राजा को? उसके वजीर, उसके मंत्री। और फिर राजा की अपनी ताकत क्या है देखने की, राजा की अपनी ताकत क्या है फैसले लेने की, वो खाना नंबर 8 और खाना नंबर 11 के गिरे। अब सूत्र वही बोएगा, वही क्या? ये मित्र हैं। एक खाना नंबर 1, खाना नंबर 7, खाना नंबर 8 और खाना नंबर के ग्रह या आपस में शत्रु है। अगर मित्र हो तो राजा को देखने की ताकत अच्छी होगी, राजा की टांगे अच्छी होंगी, राजा अपनी प्रजा के बीच में घूम रहा होगा, देख रहा होगा कि मेरी प्रजा का हालात क्या है। वजीरों ने तो एक खबर दी, लेकिन राजा घूमेगा फिरेगा अपने रजवाड़े में,
अपनी रियाया अपनी प्रजा के बीच में। तो सबसे पहले खाना नंबर एक देखते समय, एक, उस एक में बैठा हुआ राजा जो भी गिरह होगा, क्योंकि एक में बैठा हुआ राजा होता है, और सात का वजीर, और फिर आठ और 11 आंखें और टांगे। तब फैसला करिए, सिर्फ खाना नंबर एक में बैठा हुआ गिरह देख के कोई फैसला मत करिए। खाना नंबर एक में कोई भी ग्रह मंदा और कोई भी ग्रह अच्छा हो सकता है, चाहे वो राहु भी हो, चाहे वो बुध हो, कोई भी हो। शनिचर खाना नंबर एक की भी कंडीशन है कि वो अच्छा कब होगा, इस बात को समझिए। तो खाना नंबर एक के लिए, जैसे मैंने राजा की वजीर, राजा की टांगे, राजा की आंखें अभी आपके सामने बताई हैं, फिर पूरब दिशा। कभी भी ज्योतिष इतना आसान नहीं है, अगर आप आसान समझ के आए हैं तो पैसे वापस ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्योतिष आसान नहीं है, ये एक साधना है, इसे साधना होता है, इसे सिद्धि करनी होती है। और सिद्धि करने के लिए सबसे आसान रास्ता मैं बताऊंगा, मेरे गुरुदेव महाराज ने जो मुझे सबसे पहले कहा था कि गुटके को 108 बार पढ़ लो, सिद्धि हो जाएगी। 108 का हमारे सनातन में बड़ा भारी महत्व है, इस बात को ध्यान करिए। और 12 राशियां, 9 ग्रह, 12 निम्मा 108, वहां से ही ये उठाया गया है। इसमें चराचर जगत, पूरा सौर मंडल, सभी ग्रह, और ग्रह है तो फिर नक्षत्र भी शामिल है, इस बात को ध्यान कर लीजिए। चाहे वो अध्यात्म में 108 की माला की गिनती हो, चाहे आप सिद्ध करना चाहते हैं किताब को। और बहुत मामूली सूत्र है, मेरी जरूरत ही ना होगी, मुझे कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, सिर्फ गुटका मामूली 300 रुपए की किताब, वही आपको बहुत ऊपर दर्जे पे ले जाएगी, इस बात को समझिए। नहीं तो मेरे जैसे लोग तो जेब काटने के लिए हमेशा बैठे रहेंगे, इस बात को समझिए। तो खाना नंबर एक के लिए 7, 8, 11, और वर्षफल में तो 10 को भी देखिए, अगर कभी वर्षफल देख रहे हैं, इस बात को भी ध्यान करिए। इसके अलावा खाना नंबर एक के लिए इतना सब देखने के पश्चात भी बृहस्पति, शनि और मंगल, बृहस्पति, शनि और मंगल, मैं कहता हूं ज्योतिष इतना आसान नहीं है, समझने की कोशिश करिए। बृहस्पति, शनि और मंगल को भी देखिए, इनका असर जैसा होगा, राजा का असर, वजीर का असर, खाना नंबर 8 और 11 का असर, और फिर बृहस्पति, शनि और मंगल का असर, ये सारे असर मिला के जिस तरफ पलड़ा भारी हो जाए, नेगेटिव और पॉजिटिव, उस प्रकार का असर खाना नंबर एक में बैठे हुए ग्रह और खाना नंबर एक से, यानी कि जातक, खाना नंबर एक का सबसे ज्यादा असर उस व्यक्ति पे होता है जिसका टेवा होता है, इस बात को समझिए। यही सब बताएंगे, टेबे वाले के हालात मंदे होंगे तो कितने, एवरेज लगा के। इसी प्रकार से खाना नंबर दो की बात कर लेते हैं। खाना नंबर दो में बैठे ग्रह के संबंध देखिए, 12 से भी बनता है, 8 से भी बनता है, और 6 से भी बनता है। ये सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और दो के लिए 9 को जरूर देखिए, क्योंकि पूरी जन्म कुंडली, 12 घर, 12 राशियां जिसको कहा गया है, 9 ग्रह, सबकी महबर, या यूं समझ लो सबका मरकज, या यूं समझ लो कि सभी का ब्रह्म स्थान, पूजने की जगह, सारे ग्रह और सारे घरों के पूजने का स्थान खाना नंबर 9 मान लो, महवर इसीलिए बोल दिया मैंने। और 9 की जड़, सभी की पूरे टेवे की जड़ 9, और 9 की जड़ है 2। तो 2 के लिए 9 को जरूर देखिए, 2 के लिए खाना नंबर 10 को भी देखिए। जैसे मैंने कल ही आप लोगों को जब शनि से संबंधित व्याकरण बता रहा था कि शनि 10 में, तो 2 को देखिए, शनि 12 में, तो भी दो, खाना नंबर 2 को देखिए। कोई ना कोई सूत्र कहीं ना कहीं मिलता जरूर है। जितने सूत्र अच्छे हो जाए पॉजिटिव, व्यक्ति के जीवन में उतनी खुशहाली। तो खाना नंबर 2 को देखने के लिए 2 के साथ साथ 6, 8, 12 को देखिए, 9 को देखिए, और 10 को भी देखिए। इन सब का असर 2 के साथ मिक्स होगा।
इसके अलावा बृहस्पति और शुक्र के हालात देखिए, टेबल में बृहस्पति और शुक्र किस अनुपात में नेक या मंदे हैं। उसके बाद और खाना नंबर 2 के लिए उत्तर पश्चिम की दिशा, नॉर्थ वेस्ट, घर के अंदर का नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम का हिस्सा देखिए। अब मान लीजिए कि नॉर्थ वेस्ट में कोई ऐसी चीज पड़ी हुई है जो बृहस्पति और शुक्र के लिए भी मंदा असर देती है। इस बात को समझ लेना, जो बृहस्पति और शुक्र को भी मंदा कर सकती है। और आप कहेंगे कि खाना नंबर 2 में तो हमारा चंद्रमा बैठा है। एक उसूल बता रहा हूं कि हमारा तो साहब चंद्रमा बैठा है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में एक सूत्र है, वो समझिएगा कि खाना नंबर 12 का गिरह खाना नंबर 2 में भी असर दे देता है ना। इस बात को समझिए। और नॉर्थ वेस्ट के लिए आपको लगभग 332 312 से लेके 349 50 तक की डिग्री देखनी है। वैसे अगर एक्चुअल देखा जाए तो 302 ढाई से लेके ज्यादा नहीं भी हो सकता है, तो 323 24 तक के बीच में नॉर्थ वेस्ट का बड़ा हिस्सा रहेगा, वो जरूर देखिए। और क्योंकि फिर 16 दिशाएं बढ़ा देंगे तो फिर 22 डिग्री करना पड़ेगा, 22.5 डिग्री। अगर 8 दिशाएं लेंगे तो 45 डिग्री। तो मैं तो 45 डिग्री पे ही ज्यादा फोकस करूंगा। तो 45 डिग्री पे अगर मैं नॉर्थ वेस्ट का फोकस करूंगा तो वहां पे मामला थोड़ा अलग हो जाता है, इस बात को ध्यान करिए। खाना नंबर 12 में राहु बैठा है, मान लो, और वो 2 में बोल गया, तो उस घर के उस मकान में साउथ वेस्ट में राहु की वस्तु कायम हो जाएगी। हो सकता है उनका टॉयलेट हो सकता है उनका डस्टबिन रखा हो सकता है बच्चे का नाना घर में रहता हो सकता है व्यक्ति का ससुर रहता हो। क्योंकि स्त्री के टेबे में ससुर बृहस्पति है, राहु नहीं। लेकिन पुरुष के टेबे में तो राहु है, ससुर। इस बात को ध्यान करिए, सिंपल सी बात है। या खाना नंबर 8 में राहु बैठा है, वो भी तो खाना नंबर 2 से मिल रहा है। खाना नंबर 8 का असर भी तो 2 में जा रहा है। दूसरे घर के स्थान पे वो उस ग्रह से संबंधित भी वस्तु मिल सकती है, आपको ये भी ध्यान कर लीजिए। इसीलिए आज मैं थोड़ा सा अलग हट के ये क्लास करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य होता है मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को बता सकूं। अब एक सूत्र बता देता हूं। मान लीजिए किसी के खाना नंबर 2 में चंद्रमा बैठा हुआ है। काल पुरुष कुंडली के अनुसार चंद्रमा वृष राशि पे ऊंच का होता है, और काल पुरुष कुंडली के अनुसार खाना नंबर 2 में वृष राशि आएगी। बेशक अब ये जो टेबा आप देख रहे हैं, या धनु राशि है 2 में, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन जो मान्यता है हमारी लाल किताब ज्योतिष की, उसको फॉलो करिए। व्यक्ति के घर में, मकान में, नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट बना हुआ है और चंद्रमा वहां बैठा हुआ है, तो आप क्या मानेंगे इसको? क्योंकि एक सूत्र और भी है, जन्म कुंडली 35-40% से ज्यादा नहीं बोलती, मकान कुंडली ज्यादा बोलती है, 60-65% तक। और उसका कारण क्या है? जन्म कुंडली के ग्रह स्थापित कहां होंगे? आपकी मकान कुंडली में, आपकी मकान कुंडली के उन उन दिशाओं में। तो वहां बैठा हुआ अच्छा ग्रह भी धूमिल हो सकता है। जैसे चंद्र 2 में पड़ा है और नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है, तो राहु चंद्र मुश्तरका का असर आ जाएगा। वो एक अलग सूत्र है कि खाना नंबर 2 में दो दुश्मन ग्रह भी नहीं लड़ते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन मैं तो समझा रहा हूं आपको, समझने की कोशिश करिएगा। तो भैया जातक को डिग्री के अनुसार जरूर पूछिए कि आपके वहां क्या है, और अगर आपके नजदीक है जातक तो चुप करके 1000-2000 रुपए फालतू ले लीजिए और उसके घर होके आइए। इस तरीके से। तो खाना नंबर 2 के लिए 2 से जिन जिन घरों का संबंध है, और समझ लीजिए हर घर के लिए एक सूत्र और बोल देता हूं, 2 से शुरुआत कर रहा हूं, एक पे नहीं करी। साझे घर, बराबर वाले घर में अगर कोई मित्र ग्रह बैठा हुआ है, तब भी वो ग्रह आपस में मिले हुए होते हैं। ये भी देखिए, ये भी एक मदद का काम करती है। शत्रु ग्रह नहीं मिलते हैं, लेकिन मित्र ग्रह वहां भी मिल जाते हैं। मान लीजिए खाना नंबर 1 में सूरज बैठा हुआ है,
और 12 में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो चंद्रमा सूरज के साथ मिला जुला असर भी देगा, ये भी समझ लीजिए। और एक और बात कि पिछला ग्रह अगले घर में मिलता है जाके, अगला ग्रह पीछे वाले घर में नहीं मिलता है, ये भी ध्यान कर लीजिएगा। 12 का 2 में मिलेगा, 2 का 1 में मिलेगा, ऐसे 2 का 3 में मिलेगा, अगर मित्र हो तब, शत्रु नहीं मिलते हैं। वो कंडीशन अलग है, ग्रामर में है वो भी, अभी बीच में ग्रामर क्लास में बताया भी है, लेकिन मित्र ग्रह से बात हो रही है। तो भैया दो, दो के साथ साथ 2 6 8 12, 2 के लिए 10 और 9, और फिर साझे घरों में मित्र ग्रह, वो भी देख लीजिए। इस मित्र ग्रह की एक कहानी बता देता हूँ। केतु 3 हो तो बृहस्पति का उपाय कर दूं, मित्र ग्रह की तासीर समझने की कोशिश करिए, ये मामूली सूत्र नहीं है, बहुत बड़ा सूत्र है, लेकिन क्या है कि हम लोग ध्यान नहीं देते। केतु 3 में मंदा कहा गया है, लेकिन पंडित रूपचंद जोशी जी ने यह लिखा है कि बृहस्पति 4 हो, या बृहस्पति 4 में स्थापित कर दो, या चने की दाल हल्दी केसर वगैरह जल प्रभा कर दो, या सोना जल प्रभा कर दो। तो बृहस्पति 4, केतु 3, जहां वो नीच का है, बृहस्पति 4, अब साजे घर बृहस्पति के साथ केतु आके मिल जाएगा, और व्यक्ति को जातक को केतु का मंदा असर नहीं मिलेगा। साजे घर की ताकत को पहचानो, मित्र ग्रहों से संबंधित साजी दीवार, और दीवार मैंने कहा 2 के लिए 1, 3 के लिए 2, इस प्रकार से पिछला, पिछले घर का ग्रह अगले घर में जाके मिलता है, सिंपल से सूत्र है। और फिर बृहस्पति शुक्र को भी देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं ज्योतिष इतना आसान नहीं है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप लोग 1 साल दे देंगे ज्योतिष को तो बहुत अच्छे स्तर पे चले जाएंगे। खाना नंबर 3, 3 का संबंध 12 से भी है, 3 का संबंध 11 से भी है, 3 का संबंध 9 से भी है, और सबसे बड़ी बात 3 को टक्कर मारने वाली ताकत, जो कि एक बड़ी बुराई पेश करती है, मौत नहीं तो गर्दिश जैसे हालात कर देती है। 8 को भी देखिए, 3 के लिए 3 को तो देखना ही है। 12 को देखिए, 12 को क्यों बोल रहा हूं, अरे भाई 12वें घर का ग्रह तीसरे घर के ग्रह को मदद देता है, लेकिन 3 में 1 हो, कल भी शायद ये चर्चा हुई है। 3 का ग्रह कहां अपनी मिलावट कर देता है, चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो उसके सामने, 11वें में और 9वें में। 3 का ग्रह अपनी ताकत तो वहां देगा ही ना जाके जहां देखेगा, इसलिए। और 8 की टक्कर 3 पे बहुत खतरनाक होती है। कल मैं 2 ही टक्कर की बात कर रहा था, 1 8 और 5 10, आज मैं कह रहा हूं 8 की टक्कर भी बहुत खतरनाक होती है 3 पे, इस बात को समझिए। ये 3 टक्कर सबसे खतरनाक होती है, कल दिमाग से निकल गया, आज पूरी कर देता हूं। अब इस सूत्र को समझिए, जब ग्रह कहीं ना कहीं मिल रहा है दूसरे ग्रह के साथ, या दूसरे ग्रह में दूसरे ग्रह को अपने में मिला रहा है, तो उनका असर कहीं ना कहीं, उसके जो ताकत है उसकी जो पावर है वो घट बढ़ रही है, इसलिए ये बात को कह रहा हूं। और खाना नंबर 3 के लिए बुध शनि और मंगल को जरूर देख लो, जैसे बुध शनि मंगल होंगे वैसा खाना नंबर 3 का असर होगा। 12 का असर भी 3 में इन्वॉल्वमेंट रखता है, 8 का असर 3 में जाके टक्कर मारने के हालात बना देता है, और 3 अपना असर 50% 11 में और 100% 9 में मिला देता है, इसलिए मैं ये सारी बातें कह रहा हूं। और खाना नंबर 3 का संबंध हमारे घर की दक्षिण दिशा से है, इस बात को समझ लीजिए। अपने घर के दक्षिण में देखिए, अब इस जातक के टेबे को थोड़ा सा परख लीजिए, चंद्रमा खाना नंबर 3 में है, इनके घर में संभव है कि साउथ में पानी की टंकी हो, कुआं हो, बोरिंग हो, समर हो, माता का कमरा हो, दादी का कमरा हो, अगर चावल आवल का बड़ा स्टॉक रखा जाता है तो वो भी इस कमरे में हो सकता है। कोई कपड़े अपड़े का कारोबारी है, घर में कपड़ों के थान, सिला कपड़ा, रेडीमेड कपड़ा शुक्र का है, लेकिन जो थान है वो चंद्रमा से संबंधित है, वो भी हो सकते हैं, इस बात को समझिए।
तो चंद्रमा 3 में अपना असर दे रहा है। अब ये चीजें अगर उनके घर में जिनका ये टेवा है पाई जाएंगी, तो मैं ये कह सकता हूं कि चंद्रमा इसी घर में बैठा हुआ है। खाना नंबर 3 में उसका अच्छा या बुरा असर तो बाद की बात है। अब जैसे कुंडली की दुरुस्तगी लिखी गई है लाल किताब में, पंडित जी ने लिखा है। पंडित जी जब दुरुस्तगी की बात करते हैं तो वहां पे कई चीजें आती हैं। एक तो होती है निशानियां पकड़ लो, इतना ही इस्तेमाल है। निशानियों से कोई दुकान नहीं चलती, लोग दुकान खोल के बैठे हैं निशानियों को लेके। दूसरा है, क्या उनके घर में वो वस्तुएं उन उन दिशाओं में कायम है। इस तरीके से वो वस्तु कायम होगी तो वो गिरह अलग तरीके से बोलेगा। मकान कुंडली में इसको बहुत अलग तरीके से बताया गया है, खाना नंबर 1 से लेके 9 तक, और फिर 10 11 12 घर का एक तरफ। तो वो सूत्र भी अप्लाई होता है, लेकिन वो इस बैच का हिस्सा नहीं है, इस बात को समझिए। तो खाना नंबर 3 के लिए बुध, मंगल और शनि को जरूर देखना होगा। मान लीजिए इस जातक का चंद्रमा बहुत अच्छा बैठा हुआ है देखने में। क्यों बोल रहा हूं, चंद्रमा के सामने बृहस्पति है, चंद्रमा के सामने मंगल भी है। चंद्रमा दो शेर गिरह, दो मर्द गिरह बृहस्पति और मंगल से संबंध बना रहा है। नेचुरल है कि अच्छा ही होगा। लेकिन एक सूत्र ध्यान करिए, कल ही बोला कि शनि 4 में सूरज और चंद्र पे जरूर कुछ ना कुछ अपनी कालिक पोतता होगा। तो ये शनि इस चंद्रमा को कहीं ना कहीं कमजोर भी कर रहा है, इस बात को भी ध्यान करिए। खाना नंबर 4 खाली ही अच्छा। अमूमन हम जब बात करते हैं 2 6 8 12 खाली ही अच्छे हैं, हकीकत में खाना नंबर 4 भी अच्छा, और चंद्रमा केंद्र के घरों से यानी कि 1 7 4 10 से बाहर अच्छा। खाना नंबर 4 ही चंद्रमा का असर दे जाता है, और नेक चंद्रमा का सूत्र ये है किताब का पूरा, नेक चंद्रमा का असर दे जाता है खाना नंबर 4 खाली हो तो। सोचो खाना नंबर 4 की तासीर कितना पावरफुल है चंद्रमा। तो खाना नंबर 4 की बात कर लेते हैं। 4 का संबंध कहां कहां चला गया, खाना नंबर 10 से है 4 का संबंध, और खाना नंबर 2 से भी है संबंध। कोई बताएगा 2 से संबंध मैं बोल रहा हूं क्यों बोल रहा हूं? जिसको पता हो वही अनम्यूट होके बोल दो। 2 की जड़ 4 सर। बस 2 से भी संबंध है चंद्रमा का, माफ करना खाना नंबर 4 का। तो चंद्रमा के लिए वो, माफ करना खाना नंबर 4 के लिए 2 को भी देखिए, और अगला सूत्र 6 को भी देखिए। 6 को क्यों देखिए, पूरे टेबे की जड़ 9, 9 की जड़ 2, 2 की 4 और 4 की 6। 4 की जड़ खाना नंबर 6 में कोई ग्रह होगा तो वो भी अपनी दखल खाना नंबर 4 में रखेगा, समझ जाइए। और 4 का ग्रह 2 में भी दखल रखेगा, और सभी ग्रहों की दखल, क्योंकि खाना नंबर 9 सबका महवर है, सबका ब्रह्म स्थान है, सबके पूजने का स्थान है। खाना नंबर 9 में हमेशा सबका असर होगा, ऐसे समझ लीजिए। और आखिर में वही कि खाना नंबर 4 के लिए बृहस्पति सूरज और चंद्रमा को देखो। बृहस्पति और सूरज और चंद्रमा जैसे होंगे वैसा खाना नंबर 4 का असर होगा। फिर घर की नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, अब यहाँ पे शनि है चौथे घर में, और 10वां घर खाली है, शनि तो सोया हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में शनि की वस्तु हो। अभी सूत्र को भी समझ लीजिए, हो भी सकती है लेकिन गारंटी से नहीं कहा जा सकता कि होगी ही होगी, क्योंकि ग्रह एक्टिव नहीं है इसलिए। लेकिन 10 में जब ग्रह होगा तो 4
एक्टिव होगा तो ज्यादा संभावना होगी कि चौथे घर में बैठे हुए ग्रह की चीज ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट में उपलब्ध हो ही हो। ये भी सूत्र है। अब आपने यहां पे एक गौर किया कि मैंने जब 4 के लिए बोला 2 को देखिए, 10 को देखिए, और फिर बोल दिया बृहस्पति सूरज और चंद्र को देखिए, तो लाल किताब में एक कॉन्सेप्ट है मसनुई यानी कि बनावटी। बनावटी का मतलब क्या है? एक ऐसा ग्रह जो दो ग्रहों के मिलने के कारण बनता है। तो बृहस्पति सूरज मुश्तरका क्या बनता है? चंद्रमा। फिर खाना नंबर 3 पे मैंने क्या बोला था? किन 3 ग्रहों को देखना है? ध्यान करिए। खाना नंबर 3 के लिए मैंने बोला बुध, मंगल व शनि। शनि और बुध मंगल मंगल। शनि। बुध मंगल शनि। अब आप ध्यान करिए, ये सूत्र आगे आप लोगों के बहुत काम आएगा। ये थोड़ा सा खोल देता हूं। बुध और मंगल मिलके क्या बनते हैं? शनि शनि। बनेगा। और खाना नंबर 3 पक्का किसका है? मंगल का। राशि किसकी है काल पुरुष कुंडली के अनुसार? बुध की। तो वहां दोनों ग्रह मिलके बने क्या, और उनका मसनई जो रूप स्वरूप है वो क्या, इन तीनों चीजों को जोड़ा जाएगा। और खाना नंबर 2 के लिए मैंने सिर्फ 2 ही ग्रह बोले, बृहस्पति और शुक्र। वो भी शनि ही बनता है, लेकिन वहां पे 2 के ही इन्वॉल्वमेंट है। इस बात को समझिए। तो इस तरीके से ये सूत्र एक दूसरे के साथ जोड़े गए हैं, पिरोए गए हैं पंडित रूपचंद जोशी के द्वारा। अब खाना नंबर 5 की बात कर लेते हैं। 5 को देखते समय 3 को भी देखिए। अब क्यों देखिए 3 को? अगर 3 में शनि हो तो क्या करोगे? सोचो। 3 की शनि की एक आंख कल ही बताया है, वो 5 पे भी अपना असर डालती है। लेकिन आप लोग सिर्फ उतना ही पढ़ के राजी हैं जितना किताब में लिखा है कि शनि 3 और सूरज 5 तो औलाद पे आफत आए। अरे भाई, इनसे थोड़ा बाहर निकलिए। जब शनि को आंख दे दी तो शनि 3 में बैठ के तो हमेशा ही 5 को देखेगा ना। सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्यों, वो तो हमेशा देखेगा। शनि 3 हो तो 5 को देखेगा ही देखेगा। तो शनि की आंख में इतना टेढ़ापन है, वो देखेगा ही देखेगा। इसलिए फिर 5 को देखो किस किस से संबंध है। 5 का संबंध, 5 अपना असर कहां मिलाता है? 9 में। 5 के पक्के मालिक देख लो। काल पुरुष कुंडली के अनुसार सिंह राशि आती है, बृहस्पति का पक्का घर है ना। तो भैया 5 को देखने के लिए बृहस्पति और सूरज और राहु केतु, ये खास कंडीशन है 5 के लिए। राहु केतु को भी देखिए। ये थोड़ा सा अलग हटके है, लेकिन एक सूत्र ये भी है कि पूरे टेवे के लिए सबसे पहले राहु केतु को देखिए। पूरे टेवे के लिए सबसे पहले राहु केतु को देखिए कि वो अच्छे हैं या मंदे हैं, क्योंकि राहु केतु की ग्रेविटी में ही तो हमारा पूरा जीवन, पूरी जीवनचर्या हमारी चल जाती है। जन्म पैदाइश से लेके आखिरी सांस तक राहु और केतु की एनर्जी के बीच में हमारा जीवन चलता है। तो राहु केतु के जीवन के अंडर यानी कि ग्रेविटी के अंदर जब हमारा जीवन चलता है तो सबसे पहले राहु केतु को देखिए। और खाना नंबर 9 भाग्य स्थान है, किस्मत का घर है, पूरी जन्म कुंडली का रहवर है, महवर है, ब्रह्म स्थान है। यानी कि हर घर के लिए बहुत कुछ देखना जरूरी होगा। सिर्फ एक चीज से कभी भी पक्का फलादेश ना आएगा। खाना नंबर 5 के लिए 3 को देखिए, क्या पता वहां शनि बैठा हो। और 5 अगर बुध 3 में बैठा हो तब भी तो देखना पड़ेगा। फिर तो 4 के लिए भी देखना पड़ेगा। बुध 3 में बैठा हो, 5 के लिए भी देखना पड़ेगा, 6 और 7 के लिए भी देखना पड़ेगा 3 को। इस बात को भी ध्यान कर लीजिए।
वो 3 में 3 4 5 और 6 7 में पापी, यही तो योग देखा जाता है। और फिर 5 के लिए 1 5 9 को देखिए। 5 के लिए 3 में देखिए क्या है, बुध या शनि तो नहीं, ऐसे समझ लो। 9 में को देखिए 5 की दृष्टि जाती है। फिर 1 5 9 को देखिए, 1 5 को मदद देगा, 5 9 को मदद देगा, फिर 9 1 को मदद देगा। ऐसे सूत्र काम करता है, लाल किताब तो ऐसे ही चलती है। इसको केंद्र त्रिकोण का योग बोला जाता है वैदिक वैदिक ज्योतिष में। तो भैया 5वें घर के लिए इस सब के बाद बृहस्पति, सूरज, राहु, केतु को देखो। और खाना नंबर 10 को भी देखो, क्योंकि 10 की टक्कर 5 पे बहुत बुरे स्तर पे आती है। इस टेबल में तो वो ऐसी कोई टक्कर है नहीं, लेकिन आती तो है ना 10 की टक्कर, चाहे मित्र ही बैठा हो। बस ये टक्कर एक कंडीशन में नहीं आती है, जब शनि 5 हो और सूरज 10 हो, बस। बाकी तो हर जगह 10 5 की बहुत टक्कर बहुत खतरनाक स्तर पे बोली गई है। ऐसे ही खाना नंबर 6 को देखो, एकदम कभी भी मत बोलो। 6 को देखते ही सबसे पहले 2 में कौन है, 12 में कौन है, 8 में कौन है, ये बात समझो। और 6 का संबंध 10 से भी है। छठे घर का ग्रह 10वें घर के बैठे हुए ग्रह को भी दुश्मनी निभाता है। लेकिन बुध और राहु के अलावा छठे घर में कोई हो तब, इस बात को भी ध्यान करिएगा। कंडीशन हर जगह काम करती है। छठे घर का ग्रह 10वें ग्रह पे जो मार मारेगा, वो कब मारेगा, बुध और राहु के अलावा कोई बैठा होगा तब, वैसे नहीं। इस बात को ध्यान करिए। फिर खाना नंबर 6 के लिए बुध को देखो किस हालात का है, केतु किस हालात का है, शुक्र किस हालात का है। फिर खाना नंबर 6 के लिए घर 4 को भी देख लो, क्योंकि 4 की जड़ खाना नंबर 6 है। मान लीजिए बुध 6 मंगल 4, या मंगल 4 सूरज 6, या मंगल 4 चंद्र 6, या बुध 6 मंगल 4, ये सब मंदे योग है। सूरज 4 सूरज 6 मंगल 4 अच्छा है, बाकी सब मंदे योग बोले हैं। इस बात को समझिए। इस प्रकार से खाना नंबर 6 को देखिए, और फिर 3 ग्रह बुध केतु और शुक्र को देख लीजिए। जैसे ये होंगे वैसा ही खाना नंबर 6 का असर होगा। खाना नंबर 7 जब भी देखें तो राजा को सबसे पहले देखो, क्योंकि एक का बैठा हुआ ग्रह खाना नंबर 7 में अपना पूरा का पूरा असर मिला देता है। इस बात को समझिए। और फिर खाना नंबर 7 की पक्की मलकियत वाले ग्रह भी देख लो, जो गृहस्थ से संबंधित, रोजाना की होने वाली कमाई से संबंधित। बुध और शुक्र, बुध और शुक्र कहीं भी बैठे हो, अच्छे हालात में बैठे हैं या बुरे हालात में बैठे हैं, खाना नंबर 7 में, यहाँ सिर्फ केतु को देख के डिसीजन मत लेना कि खाना नंबर 7 अच्छा होगा। खाना नंबर 7 में बृहस्पति बहुत मंदा होता है। खाना नंबर 7 में सूरज भी नीच का कहा गया है। खाना नंबर 7 में शनि ऊंच का कहा गया है। तो इन सब की अलग अलग कंडीशन के बाद खाना नंबर 7 का एक से संबंध देखो। खाना नंबर 7 के लिए 7 के पक्के मालिक बुध शुक्र हैं, उनको देखो। और जब खाना नंबर 7 में ग्रस्त से संबंधित हालात देख रहे हैं, तो खाना नंबर 8 को भी देख लो, वो ग्रस्त की कीली है। 7 के लिए 8 को भी देखना एक प्रकार से जरूरी होगा, पक्का फाइनल डिसीजन तक पहुंचने के लिए बड़े स्तर पर। 8 को देखने के लिए 2 6 12 इनके संबंध होते हैं। 2 6 12 8 को देखने के लिए बुध केतु कोई 7 8 में उलट पलट के तो नहीं बैठ गए हैं, इसको भी देखिए। अगर बुध केतु 7 8 में हो, माफ करना, बुध मंगल अदल बदल के, मंगल 8 बुध 7, या मंगल 7 बुध 8, ऐसी कंडीशन में
8 के लिए 7 को भी देखना पड़ेगा। इस बात को समझिए। शुक्र 7वें घर में हो और उसी समय सूरज या बुध 8वें में हो जाए तो कई सारी कंडीशन 7 और 8 की भी लागू होती हैं, यहाँ भी मंदे हालात पैदा हो जाएंगे। उसके अलावा 8 के प्रॉपर हालात देखने के लिए 2 6 12 के बाद 7 में ये कंडीशन स्पेशल। फिर देखिए शनिचर मंगल और चंद्रमा के क्या हालात हैं। शनिचर चंद्र मंगल जिस हालात में होंगे वैसा ही खाना नंबर 8 के हालात होंगे। 8 अच्छा होगा या मंदा होगा? 8 हमारी दक्षिण की दीवार है। दक्षिण की दीवार पे क्या है? मान लीजिए खाना नंबर 8 में कोई मंदा गिरह बैठ गया, मान लीजिए केतु ही बैठा है और कुत्ता आपके दक्षिण की दीवार पे जाके बैठता हो, फिर 8 का संबंध 6 से एक अलग स्तर पे हो जाता है। 8 और 6 में से जो भी एक घर भी मंदा हो जाए तो दोनों ही मंदे हो जाते हैं, दोनों का मंदा असर मिलता है 8 और 6 के समय। इस बात को भी जांचिए परखिए। कोई भी ग्रह कोई भी घर संबंधों से बरी नहीं है, सब कुछ शामिल है। मंगल शनिचर चंद्र को भी देखना पड़ेगा खाना नंबर 8 के लिए। 8 टक्कर मार के बड़ी बुराई पेश तो नहीं कर रहा है, खाना नंबर 3 को भी देख लीजिए। जब 3 के लिए 8 देखा तो भाई 8 की बुराई 3 पे जाएगी, आफत तो जातक के ऊपर ही आ रही है ना, मौत नहीं तो गर्दिश होगी। सिंपल सा इतना ही तो फंडा है। लेकिन है तो सत्य, ये दिक्कत परेशानी बड़े स्तर पे चली जाएगी जातक के साथ। और हमें तो जातक को ही तो देखना है। इष्टिवे में 8वां घर खाली है, चंद्रमा 3 है, ये भी एक अच्छा योग हो गया, बचाव हो रहा है। इस बात को समझिए, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है 8वें घर के कारण चंद्रमा खाना नंबर 3 के ऊपर। साउथ की दीवार है, दक्षिण की दीवार है खाना नंबर 8। खाना नंबर 7 साउथ वेस्ट था, साउथ वेस्ट के हालात देखिए। खाना नंबर 9 के लिए देखिए, 9 में किन किन का असर आता है, 3 का भी आता है, 5 का भी आता है। 9 का संबंध लगन से भी है, 9 का संबंध खाना नंबर 2 से भी है, इन सबको देखिए। और 9 में भी 1 5 9 वाला संबंध भी बनता है, हर घर से भी बनता है इसी अनुपात में। यहाँ पे मैं 1 5 9, 1 5 और 9 में ही बोल रहा हूं वैसे। और खाना नंबर 9 के लिए सिर्फ और सिर्फ ये सारी कंडीशन के बाद 3 5 1 2 के बाद बृहस्पति को देखो। क्योंकि खाना नंबर 1 एक ऐसा घर है जहाँ पूरी रूप से बृहस्पति की मलकियत है। तो अकेले बृहस्पति को देख के, क्योंकि ये मरकज है पूरे टेवे का, और अगर मकान कुंडली में देखें तब भी ये मरकज ही है, महवर भी इसे बोल सकते हैं। और खाना नंबर 9 का जो हालात होगा उसका अपना अच्छा या बुरा असर कुंडली के 12 के 12 घरों में और 9 के 9 घरों में मिलेगा। खाना नंबर 9 का असर पूरे टेवे पे अपना असर देगा, क्योंकि ये भाग्य स्थान है, ये किस्मत है जातक की। इसलिए 9 के देखने के लिए बृहस्पति के हालात जरूर परखिए, जांचिए। खाना नंबर 10 4 से देखा जाता है। खाना नंबर 10 को खाना नंबर 2 भी जगाता है, 2 को भी देखिए। इस बात को समझिए। खाना नंबर 10 में देखते समय 10 के मालिक शनिचर को भी देखिए। शनिचर के एजेंट राहु केतु को भी देखिए। 10 में सिर्फ शनि देख के फैसला मत करिए। खाना नंबर 10 के मालिक शनि और उस मालिक के 2 गुलाम राहु और केतु, तीनों ग्रहों को देखिए, तब खाना नंबर 10 का डिसीजन लीजिए। इसके अलावा ये भी ध्यान करिए कि खाना नंबर 10 में राहु केतु और बुध कोई भी खाना नंबर 10 में आ जाए तो ये शनि से ही चलेंगे, यानी कि जैसा शनि चलाएगा वैसे चलेंगे, अपने नेक या अच्छे। और सबसे बड़ी बात, खाना नंबर 10 एक ऐसा ग्रह है जहां पर
तीनों पापी ग्रहों को देखा जाता है, राहु केतु शनि। जैसे राहु केतु शनि वैसा ही फल खाना नंबर 10 का। और ये पश्चिम है, खाना नंबर 10। खाना नंबर 10 से संबंधित ग्रह की वस्तु पश्चिम में आसानी से मिलेगी। और खाना नंबर 4 में भी ग्रह हो, मैं सूत्र थोड़ा अलग तरीके से दे रहा हूं। मान लीजिए खाना नंबर 4 में बृहस्पति हो और खाना नंबर 10 में राहु। एक उदाहरण है, समझिएगा। आवाज तो क्लियर आ रही है ना मेरी? कोई बोल नहीं रहा है शायद। आवाज हाँ जी, क्लियर हाँ है? जी, आ रही है। ओके। मैं एक सूत्र दे रहा हूं, इसको समझिएगा। ओके। इन्होंने लिखा है साउंड नहीं आ रही, चलिए मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ। एक बंदे का मैसेज था कि साउंड नहीं आ रही है। विकास जी, आपके पास क्या आवाज आ रही है क्लियर? विकास वर्मा। सर आपकी साउंड क्लियर आ रही है सर, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, एक बंदे का क्लियर है सर, मैसेज क्लियर आया है। है इसीलिए। विकास वर्मा। उनके इधर प्रॉब्लम होगी कोई। उनके यहाँ हो सकती है, वैसे भी वो वहां होंगे। से हैं। आपके पास आवाज क्लियर है साहब? ओके। एकदम क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। नहीं, उनके यहाँ प्रॉब्लम हो गई होगी नेट की, पहाड़ों पे सर्दी ज्यादा होने की वजह से। मैंने दोबारा स्क्रीन शेयर कर दी है, इसको समझिए। खाना नंबर 10 पश्चिम दिशा है। खाना नंबर 10 से संबंधित वस्तु पश्चिम दिशा में पाना आसान है, लेकिन एक सूत्र समझिए। खाना नंबर 4 में बृहस्पति है, राहु 10 में है। अब क्योंकि अभी जन्म कुंडली की ही बात हो रही है, तो केतु तो साथ होगा ही होगा। तो प्रैक्टिकली जो मैंने देखा है ऐसे हालात में, नॉर्थ ईस्ट में उनके मंदिर भी है और खिड़की भी है, और राहु का काला शीशा भी मुझे उनके नॉर्थ ईस्ट में मिला। अब ये सूत्र मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप बंधे नहीं। ग्रह अपना असर एक दूसरे में इस प्रकार मिला देते हैं, जबकि नियम क्या है? 4 का ग्रह 100% दृष्टि से 10 को देखता है। लेकिन मैं यहां अब उस सिद्धांत को प्रैक्टिकल तरीके से काटने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा भी होता है, ऐसा देखा है मैंने अपनी आंखों से, और कम से कम 10-15 एक्सपेरिमेंट मेरे ऐसे हुए हैं। तो शुरुआत में वर्षों पहले हम बड़ा कौतूहल करते थे, फिर हम अपने गुरुदेव महाराज से चर्चा करते थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा भी हो जाता है। और फिर उन्होंने मालूम एक सूत्र कहा, और किसी ग्रह में हो या ना हो, राहु केतु शनिचर और बुध में अक्सर ऐसा हो जाता है। और एक सूत्र उन्होंने कहा कि ये पापियों का टोला और बुध, इन पे कभी भरोसा मत करना। उपाय कराने के बाद भी जातक के ऊपर नजर रखो, अपने क्लाइंट के ऊपर, क्योंकि ये जब धोखाधड़ी के माहौल में आ जाते हैं तो ये कभी भी धोखा दे दे। तो ये प्रैक्टिकल की चीजें भी समझिए, किताब से बाहर भी निकलने की कोशिश करिए, लेकिन किताब के नियम कानून के दायरे में रह के। मैं दायरे से बाहर नहीं निकलता, किताब के दायरे के किताब में ही रहता हूं, लेकिन अपने अनुभव को इसीलिए शेयर करता हूं बार बार। ऐसा भी अपनी आंखों से बहुत जगह देखा है। जैसे कि मान लीजिए किसी का शुक्र खाना नंबर 3 में है, तो उनके घर में मास्टर बेडरूम साउथ में मिलते हैं ज्यादातर, ऐसे समझ लीजिए। ये प्रैक्टिकली है, जो चीज देखी गई है। खाना नंबर 11, ये पश्चिम की दीवार है। 10 पश्चिम है, पश्चिम का हिस्सा है, लेकिन 11वां पश्चिम की दीवार है। अब यहां तो बृहस्पति बैठा है, लेकिन जब खाना नंबर 11 के लिए देखें तो 3 की दृष्टि 11 पे आती है। यहाँ 3 में चंद्रमा है और 11वें में बृहस्पति है। चंद्रमा अपना आधा असर, 50% असर बृहस्पति में मिलाएगा। अब समझिए। तो 3 को जरूर देखें जब 11वें घर को देख रहे हो। और 11वें घर के 2 मलकियत हैं, 2 ग्रहों के पास, बृहस्पति और शनिचर।
शनिचर बृहस्पति के गुरुद्वारे में बैठ के, गुरु के गुरुद्वारे में बैठ के धर्म अदालत लगा के फैसला करता है ना, खाना नंबर 11। समझिए। अब दूसरा सूत्र कि बृहस्पति और शनिचर कहीं भी कैसे भी बैठे होंगे, उनका असर खाना नंबर 11 में हमेशा होगा। ऐसे भी समझ लीजिए, जब तक टेबे में बृहस्पति और शनि अच्छे ना हो, खाना नंबर 11 का नेक असर ना होगा। अब खाना नंबर 11 का असर क्या है? इनकम। बृहस्पति मंदा, शनि भी मंदा, व्यक्ति की इनकम पे चोट पड़ जाएगी। सिंपल सा सूत्र, समझने की कोशिश करिए, कोई लंबी चौड़ी आफत नहीं है। और बृहस्पति शनि दोनों में से एक अच्छा होगा तो इनकम आधी होगी, दोनों अच्छे होंगे इनकम पूरी होगी, दोनों मंदे होंगे इनकम डैमेज, लटक लटक के टूट फूट के आएगी। ऐसे समझ लीजिए, ये तरीका है। बृहस्पति शनि को भी देखिए, 3 को भी देखिए, और 8 को भी देख लीजिए, क्योंकि 8 का ग्रह जब ज्यादा मंदा हो जाए तो कई जगह चोट मारता है, जिसमें खाना नंबर 11 भी इन्वॉल्व है। खाना नंबर 11 पे भी अपनी लानत फेंक देता है 8 का ग्रह। तो 8 को भी देखिए। और पश्चिम की दीवार है, पश्चिम की दीवार पे देखिए, पश्चिम की दीवार पे मंदिर भी टंगा हो सकता है, घर के बुजुर्गों के फोटो भी हो सकते हैं, देवी देवताओं के फोटो भी हो सकते हैं, पश्चिम की दीवार पे पीला रंग भी हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति बैठा है इस टेबे में खाना नंबर 11 में। इसलिए ये बात कर रहा हूं, पश्चिम की दीवार पे, पश्चिम की दीवार पे बाप या दादा का कमरा भी हो सकता है, जो बृहस्पति से संबंधित वस्तुएं हैं, जिनको लाल किताब आसिया बोलती है। और अमूमन बृहस्पति खाना नंबर 11 में इस टेबे में ही है, तो थोड़ा बोल देता हूं, अच्छा नहीं होता है। अगर व्यक्ति शनि मंदे की खुराक का आदि, इश्क मिजाजी, झूठ फरेब छल लूट पाट में घुस जाए, घर में मंदिर बना ले। बृहस्पति 7 में सब बोल देते हैं घर में मंदिर बनाना, और मैं तो किसी को घर में मंदिर बनाना अलाउड ही नहीं करता, ना मेरे घर में मंदिर, ना मेरे ऑफिस में मंदिर। बात को समझिए। और सिर्फ मंदिर पे मत रुकिए, जिन लोगों ने घर पे गुरुद्वारे बनाए हुए हैं उनको भी मैं अलाउड नहीं करता, क्योंकि हम उनकी मर्यादा का उल्लंघन कर ही जाएंगे जब हमारे घर मकान कार्यालय दफ्तर में फैक्ट्री में मंदिर होंगे। भैया हम लोग तो अपने 2-4 फोटो रखते हैं, होली दिवाली दशहरा जो हमारी पूजा पाठ होनी है नवरात्रे में, भगवान जी को खोला साफ किया रखा, पूजा पाठ करी, 1 दिन 2 दिन या नवरात्रों में 9 दिन, और बाद में जो भी सामग्री होती है नदी नहर में बहाई, और फोटो वोटो सब पैक करके बांध के रख देते हैं एक तरफ। इस बात को समझ लीजिए, ये सबसे अच्छा नियम है। पुराने समय में जाएंगे तो कोई धर्म स्थान गांव में भी नहीं होता था, आप घर में बना रहे हैं, गांव तक में नहीं होता था। कोई भी देवी देवता पहाड़ों में जंगलों में दूर दराज ही बैठा हुआ है पुराना। हमारे गुड़गांव की शीतला माता विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, घनघोर जंगल में था मेरे बचपन में। अब शहर में आ गया है क्योंकि शहर बढ़ गए, कोई देवी देवता बैठा ही नहीं जाके गांव देहात में। पता नहीं क्या चक्कर है कि हम अपने घर में ही बुला बुला के ला रहे हैं। अरे भाई मंदिर में चले जाओ, अपनी गृह कंडीशन देख के, जाने लायक हो तो। देवी देवताओं को घर में मत बिठाइए। बृहस्पति खाना नंबर 11 का भी बृहस्पति खाना नंबर 7 वाले माहौल को ही क्रिएट कर देता है, और अच्छे से अच्छा बैठा हुआ बृहस्पति भी ऐसे माहौल को क्रिएट कर देता है। तो बृहस्पति खाना नंबर 7 और 11 का एक ही। लेकिन बृहस्पति खाना नंबर 11 वाला व्यक्ति अगर आध्यात्मिक प्रवृत्ति रखे तो बचाव हो जाता है, लेकिन मंदिर बना के पूजा नहीं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति बस। ज्यादा साधु महात्माओं के चक्कर में पड़ जाए खराब हो जाएगा। और बृहस्पति 11वें घर का जब अपना मंदा असर दे दे, अच्छा बैठा हुआ भी मंदिर बना लो घर में, नुकसान देना शुरू कर देगा। फिर वो बुरा असर कैसे देगा? व्यक्ति एकांत में ज्यादा रहेगा, अकेलेपन को ज्यादा झेलेगा, भुगतेगा। ऐसे ऐसे माहौल क्रिएट होंगे कि व्यक्ति छोटी छोटी बातों पे किलसेगा, चिढ़ेगा। और बृहस्पति 11 का सबसे मंदा असर ग्रस्त में मिलता है। ना तो खाना नंबर 11 का ग्रस्त से ताल्लुक, और ना बृहस्पति का ताल्लुक ग्रस्त से। आप अप्लाई करके देख लो कुंडली में, दावे के साथ कहता हूं।
पति पत्नी के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पाता। बृहस्पति खाना नंबर 11, बृहस्पति खाना नंबर 11 वाले का जीवन साथी या तो छोड़ के चला जाता है या मर जाता है, आखिरी उम्र तक साथ नहीं निभाता। खाना नंबर 7 वाले ही हालात बृहस्पति खाना नंबर 11 के हैं। और बृहस्पति को मंदा करना बहुत आसान है, इस बात को समझ लीजिए। अब आप कहेंगे इसमें 2, 5, 9, 12 में कोई ऐसा ग्रह तो है ही नहीं जिससे कि बृहस्पति मंदा हो। लेकिन खाना नंबर 11 के लिए जैसे ही व्यक्ति ने जवान का चश्मा, झूठ बोलना, जवान का चस्का, शराब, मांस, अंडा, बृहस्पति 11 यहां तक मंदा होता है, मंदा कर लिया जाए आखिरी उम्र में, लास्ट एंड उम्र के अपना कफन नसीब नहीं होता अपनों को, अपनों का, दूसरों का कफन मिलता है। तो बृहस्पति 11 वाले को बहुत सोच समझ के अपना जीवन गुजारना चाहिए। धार्मिक प्रवृत्ति रखे, लोक भलाई के काम करे, लेकिन साधु सन्यासियों में ज्यादा ना घुसे, सेवा कर दे, पांव हाथ लगा के आशीर्वाद ले ले, मंदिर ना बनाए। और एक सूत्र बृहस्पति 11 का ही, मंदे का ही, अब इसमें आप मंदा साबित नहीं कर पाओगे, लेकिन यह भी सत्य है, पढ़ाई लिखाई का पूरा लाभ नहीं मिलता। बृहस्पति 11 वाले की पढ़ाई लिखाई अच्छी, वेल एजुकेटेड होगा, अक्सर मेरे पास ऐसे 10-12 क्लाइंट हैं, लेकिन उस व्यक्ति को अपनी पढ़ाई लिखाई का फायदा नहीं, क्योंकि छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाता है, किलस जाता है, चुपचाप हो जाता है, एकांतवास में चला जाता है, अकेलापन महसूस ज्यादा करता है, जो कि स्टेवे में है। और दूसरा मैंने कहा कि बृहस्पति का नियम 2, 5, 9, 12, तो यहां कोई ग्रह ऐसा नहीं बैठा है, 2 खाली है, 5 में शुक्र है, इतनी बड़ी बुराई तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन सत्य है कि होती है। क्योंकि नियम यह है कि बृहस्पति के लिए 2, 5, 9, 12 में शुक्र, बुध, राहु और शनिचर पापी स्वभाव का होके ना बैठा हो। तो यहां शुक्र तो बैठा है, लेकिन शुक्र उतने बड़ा मंदा असर नहीं देगा, लेकिन मंदा देगा, बृहस्पति को मंदा करेगा। व्यक्ति अकेला रहना, अकेले बैठ के पढ़ना लिखना, अकेले बैठ के किताबें पढ़ना या अपने सिलेबस की पढ़ना, चाहे कुछ भी हो, या अकेले बैठ के पूजा पाठ, व्यक्ति को अपने जीवन में अकेलापन बहुत लंबे समय तक और अपनी पढ़ाई लिखाई का लाभ नहीं मिलता। पढ़ाई लिखाई में 1 नंबर का मिलेगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई का लाभ मिलता हुआ नहीं दिखेगा अगर बृहस्पति हल्की सी भी चोट पा गया हो। इस बात को समझ लीजिए। यह है बृहस्पति खाना नंबर 11 के कलेश, जो बहुत ज्यादा मंदे होते हैं। खाना नंबर 11 बृहस्पति और शनि को देखिए, खाना नंबर 11 पश्चिम की दीवार को देखिए, वहां पे कोई बृहस्पति की चीज है, तत्काल प्रभाव से हटा दीजिए। और एक सूत्र दे देता हूं, बृहस्पति 11 के समय मंगल अगर 3 में हो तो परिवार में मौतें हो जाती हैं। और सुन लीजिए, दोनों मर्द गिरे, दोनों शेर गिरे और दोनों मित्र गिरे। लेकिन कब? अब वही सूत्र आ जाता हूं कि कुंडली बोलती है 35-40%, मकान कुंडली बोलती है 60-65%। अब दक्षिण क्या था? खाना नंबर 3, वहां पे मंगल बैठा है और उनके घर में किचन भी वही है, या उनके ताऊ का कमरा है दक्षिण में, और 11वें घर में बृहस्पति, पीली दीवार है, मंदिर है। मैंने एक परिवार में इस टेबल से अलग हट गया हूं, ये भी ध्यान करिए, मंगल 3 बृहस्पति 11। एक परिवार में मैंने वर्ष फल में ये हालात बने थे, भुवनेश्वर उड़ीसा, 3 मौतें हुई थी। मैंने कहा परिवार में मौतें होंगी, पश्चिम की दीवार को फटाफट ठीक कर लो, पीला रंग, और मंदिर वहीं टांगा हुआ था, और दक्षिण में किचन पहले से ही बनी हुई थी। और अक्सर दक्षिण में किचन होना कोई बुराई नहीं है। तो अब ध्यान ये रखना है कि बृहस्पति 11 में हो तो परहेज रखा जाए, ये कहना चाहता हूं। तो बृहस्पति 11 की अजब कहानी है। और चंद्रमा 3 का भी अपना बड़ा स्तर पे नेक असर तब देता है। अब देखेंगे, आपको एक सूत्र दिखाता हूं यहाँ पे, एक सेकेंड, एक चीज आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, एक सेकेंड रुकिए। हाँ,
चंद्रमा का संबंध खाना नंबर 3 से अपने दो दो मित्रों के साथ बना हुआ है, लेकिन मैं कहूंगा कि चंद्रमा फिर भी वो फायदा नहीं दे रहा है इस जातक को जो दे सकता था। कैसे? अभी देखिएगा, समझिए। चंद्रमा का संबंध बृहस्पति से, चंद्रमा का संबंध मंगल से। मंगल 9वें घर में बैठा है, अच्छा माना जाता है। चंद्र और बृहस्पति गज केसरी योग बन रहा है, अच्छा माना जाता है। लेकिन चंद्र 3 के समय ये 9 और 11 खाली हो तो ही अच्छे। अब कारण समझिएगा क्यों अच्छे, यही सूत्र है, इनको ही ध्यान करिए। चंद्रमा की एक कंडीशन है कि व्यक्ति को लंबे समय तक, चंद्रमा खाना नंबर 3 की कंडीशन है, व्यक्ति को लंबे समय तक परेशान नहीं रहने देता जीवन में। लेकिन कब? जब 9 और 11 खाली हो, तब। चंद्रमा कितनी भी बड़ी मुसीबत आ रही हो, 3 दिन, 3 महीने या 3 साल में बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल के बाहर खड़ा कर देता है। लेकिन कंडीशन है कि 9वां और 11वां खाली हो। इसलिए ये मित्र ग्रहों का टोला होते हुए भी चंद्रमा जो इस जातक को बड़े लाभ दे सकता था, वो नहीं दे पा रहा है। समझ जाइए, ये कहना चाह रहा हूं, ऐसे समझ लीजिए। तो इसका कहीं लाभ हो सकता है, लेकिन इसकी एक बड़ी हानि मैं आपको बता रहा हूं। और ऐसे ग्रह योग हर टेबे में होते हैं, एक दूसरे के विपरीत भी, इस बात को समझिए। चलिए, खाना नंबर 12, दिशाओं में साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट में सभी वास्तु से संबंधित विधाओं में रसोई बहुत अच्छी बोली गई है, फायर जोन बोला गया है, अग्निकोण बोला गया है, क्योंकि वहां पे मंगल ऊंच का होता है। मंगल गर्म ग्रह है। किचन साउथ ईस्ट में बनाते ही 12वें घर में कायम होकर बड़ी बड़ी बुराइयों को रोक देता है। मंगल 12वें घर में, राहु लगन में, राहु शून्य हो जाएगा, राहु का कोई मंदा असर। अब देखिए, मंगलवार में हो, राहु लगन में हो, तो राहु का जो सूरज ग्रहण का असर कहां होगा? जिस घर में सूरज बैठा होगा उस घर को ग्रहण होगा। सूरज बैठा है छठे घर में, राहु बैठा है लगन में, तो ग्रहण का असर खाना नंबर 6 से संबंधित हो गया। अब खाना नंबर 6 क्या है? हमारे बच्चे बच्चियों की ससुराल से संबंधित, यानी कि राहु एक सूरज है, तो ऐसे व्यक्ति के बच्चे बच्चियों की, बेटे बेटियों की ससुराल की तरफ से फालतू की नाहक तोहमतें, किताब के ये शब्द हैं, मिलेंगी। ये होगा इस ग्रहण का असर। लेकिन अगर मंगल बैठ जाए, मार्स खाना नंबर 12 में, तो राहु शून्य हो जाएगा। और फिर इस राहु के उस ग्रहण का असर जो खाना नंबर 6 पे पड़ रहा है, बहुत मामूली असर होगा, ऐसे समझ लीजिए। ये है खाना नंबर 12 की ताकत। साउथ ईस्ट में देखिए क्या बना हुआ है। अब वो अग्नि जोन है। अब वास्तु शास्त्रियों ने क्या जोड़ लिया कि अग्नि का स्थान है, यहां पे जल तत्व होना नुकसान देगा। अब वो 5 एलिमेंट में आगे अटक जाते हैं, ब्लू कलर। अरे भाई, ब्लू कलर राहु का है, राहु 12वें घर में नीच का होता है, मंदा असर देता है। पॉइंट समझ लीजिए। उन लोगों ने बहुत सारी चीजें भ्रमित करने वाली भी की हुई है, और खास तौर से महावास्तु वालों ने। बात समझिए। उत्तर में खाना नंबर 6 में, फिर उन्होंने तो चलो उस बात को भी छोड़ते, उन्होंने तो दिशाएं भी अपनी मनमर्जी से बनाई हुई है ना, 16 में काट दो, 32 में तोड़ दो, चलो कोई बात नहीं। तो भैया खाना नंबर 12 साउथ ईस्ट में देखो क्या है।
खाना नंबर 12 पे देखो किस किस ग्रह की मलकियत है, और खाना नंबर 12 के संबंध देखो किस किस से। खाना नंबर 12 को 6 देखता है, 8 का भी संबंध है, 2 का भी संबंध है। यानी कि खाना नंबर 12 के लिए भी 12, 2, 6, 8 ये सब घर देखे जाएंगे, क्योंकि सभी 12 से जाके टकरा जाते हैं, 2, 6, 8। फिर खाना नंबर 12 के लिए देखिए राहु को, क्योंकि राहु की मलकियत है, दरवाजा है राहु किसका, हवा के आने जाने का। हवा किसकी, बृहस्पति की, तो बृहस्पति को देखिए खाना नंबर 12 के लिए। और फिर राहु के असली मालिक शनिचर को देखिए खाना नंबर 12 के लिए। 2, 6, 8 को देखिए, शनि और बृहस्पति और राहु को देखिए। और जब खाना नंबर 12 से संबंधित धन दौलत के विषय में देखें, क्योंकि खाना नंबर 12 खर्चे का भी तो है। अब खर्चा कब पूरा होगा, जब पैसा आएगा। खाना नंबर 7 को भी देख लें। खाना नंबर 7 के हालात जैसे होंगे उस अनुपात में पैसा आएगा, तभी तो खर्च होगा। खाना नंबर 7 को भी देखिए। ये है 12 के 12 ग्रहों का एक लब्बो लुआब। जब भी किसी घर को देखो तो इन इन घरों को जो मैंने अभी बताए सबके लिए अलग अलग, और उन उन ग्रहों को जो मैंने अभी बताए, इसके बाद फाइनल डिसीजन पे पहुंचो, आनंद आएगा तब। अब मैं आप लोगों से 1 मिनट के लिए सभी लोगों को बोल देता हूं, जो कहना चाहते हैं आप कह दीजिए। क्या ये तरीका ठीक है? क्या बहुत बढ़िया आप, सर, बहुत यस बढ़िया। सर। नहीं बेसिक मुझे कोई, बेसिक नहीं तरीका नहीं, यही है प्रदीप अगर भाई। कोई बुराई लग रही है, मेरे पास 1,000 तरीके हैं। मैं तो नहीं लाल नहीं, किताब बहुत में ही बढ़िया सर। रहता हूँ, लाल किताब को खाता हूँ, लाल किताब को पीता हूँ, लाल किताब में सोता हूँ, लाल किताब को ओढ़ता हूँ। मेरे पास 1,000 तरीके हैं लाल किताब को समझने के और समझाने के। दूसरा कुछ मुझे आता नहीं। ला, नहीं, लाजवाब है सर, लाजवाब। बहुत बढ़िया बाबू। मतलब इज्जत खराब तो नहीं होगी ना मेरे जैसे बच्चे की? बेस्ट, दी बेस्ट। नहीं, मैं जानबूझ के, नहीं नहीं देखो मेरी मेरी बात नहीं समझिए। प्रदीप भाई, ये ये जो तरीका आपने बताया ये बेसिक तरीका है। यही जड़ है, यही नींव है। अब यहीं से नींव कमजोर हो गई, इसी वजह से इधर उधर भटकती पड़ रहे हैं। आपने जड़ मजबूत कर दी, ये सही करा। बहुत बहुत बढ़िया। तसल्ली है? किसी को ऐतराज है तो भी बोल दो, मैं किसी के खिलाफ नहीं चलना चाहता। मुझे तो देना है, कितना भी लो, और सस्ते No, भाव में देना है, लो। no, sir. Well satisfied. Very much satisfied. I am. और ये जो बोल रहा हूं इसके छोटे छोटे नोट्स बन जाएंगे। आप सिर्फ 5-6 टेबों पे अप्लाई करेंगे ना। देखिए घर तो आपको मालूम है, गृह मैंने बता दिए। 5-6 टेबे पे नोट करके मैं बताता हूँ, एक टेक्निक देता हूँ आपको। जब मैं गुरुजी से रूटीन में पढ़ता था तो मैं एक कागज पे उनके, जैसे रात को वो पढ़ाते तो वो शॉर्ट में लिख लिए, और टेबल जो है ऑफिस की उसके नीचे शीशा है उसमें डाल दिया। जो भी टेबे आए भूल ना जाऊं, उस पर नजर मारी, ओहो इसके लिए ये करना है, इसके लिए ये करना है, ये कंडीशन ये, वो अप्लाई कर लेता था। मेरे को वो आदत में शुमार हो गया। मैं आपको सलाह दे रहा हूं, आप भी ऐसे कर सकते हैं। आप समझ नहीं रहे? सर, ये प्रदीप बढ़िया है। मैंने ना आपको वो पहले भी यही कहा था, तभी सर कुंडली देखने का एक स्टाइल चाहिए। आज वो पूरा हो गया। ये बड़े गुरप्रीत इंपॉर्टेंट। गुरप्रीत जी, मैं आज तक कम से कम 5-6 तरीके दे चुका हूं अलग अलग ग्रुपों में। ये आज दे रहा हूं, अगर ये नहीं, पसंद नहीं बिल्कुल, है तो बहुत अगले बहुत अगली बढ़िया। क्लास में बदल दूंगा। प्रदीप सर भाई एक आज सवाल था। ज्यादा समझ में आ रहा है सर, यही रखिए। हाँ। चलिए ठीक है। विकास वर्मा एक आप सवाल था। नए आए हैं, आप बताइए क्या ठीक है? विकास जी, विकास वर्मा जी, राजीव मजुमदार जी, नए लोग हैं कुछ, उनसे पूछ लेता हूं एक बार, कोई नाराजगी हो तो फिर। और अमृत के नाम से कौन है? मैं था प्रदीप भाई। अच्छा नीतीश, हाँ। अच्छा, प्रदीप भाई मेरा एक सवाल था। जैसे आपने सांझी दीवार का आपने बताया, तो ठीक जैसे अभी आपने इसमें बोला कि खाना नंबर 12 के लिए 7वें घर को देखिए। तो अगर खाना वो नंबर 12, वो 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 आर्थिक हालात के लिए बोला है। हाँ, तो आर्थिक हालात के लिए अगर वहां 12 में कोई और 7 में कोई दोनों दुश्मन ग्रह बैठे हैं, तो तो वहां वो पर इनकम में दिक्कत दे देगा ना।
तो जैसे शनि अगर खर्चा मान ली पूरा नहीं होगा ना व्यक्ति का। अरे साथ में भाई, शनि बैठा है सातवें घर को देखने का हाँ मतलब सिर्फ सातवां मत देख लेना, सातवें के मालिक भी देखना। सूत्रों को हाँ हाँ, समझो वही वही यार, बुध और नहीं नहीं, शुक्र वही को कह भी रहा देख लो, हूँ जी 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 जी, ये मत वही भूल कह रहा हूँ। जाना। हाँ, तो 12 में अगर खाली होगा तो उसके मित्र ग्रह वहां पर हो तो ज्यादा अच्छा है। 12वें घर के खुद के हालात देखो, ठीक है मित्र ग्रह की बात नहीं है, मित्र है। ठीक है। भल्ला साहब, आप पहली बार आए हैं, कुछ संतुष्टि है? सर एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। चलिए। और वो राजीव मजूमदार असम से, विकास वर्मा, जी हाँ जी सर, मैं थोड़ा मैं बाहर हूँ, सुन रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, नहीं टेक्निक ठीक है, आज मैंने टेक्निक हाँ चेंज की हाँ है आप लोगों के लिए। हाँ हाँ, अच्छा लगा, अभी सुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा, यही सुमित अरोड़ा। परफेक्ट है जी, यही परफेक्ट है। बीच में 2-4 मिनट ले लेते हैं, मुझे भी सांस आ जाएगी, क्योंकि अब मैं राहु एक से ही सर शुरू यही करूंगा। टेक्निक रखते। ओके। सर इससे बहुत समझ में आ रहा है और नोट्स चलिए, भी बना लिए मैंने छोटे छोटे। अच्छा अच्छा, बधाई हो जी। गहलोत सर साहब। कुंडली के साथ मकान कुंडली भी चल रही है, ये हाँ, स्टाइल बहुत बढ़िया लग रहा है। आगे के लिए मजबूत हो जाएंगे ना आप लोग। हाँ सर, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये ज्यादा इजी है, ये ज्यादा सरल है, बहुत बहुत अच्छा, सहज सरल है है। ये। हाँ जी। तो सचदेवा जी एक बात बताओ, अरे हाँ शक्ल जी। दिखा दो यार, 2 मिनट टाइम पास कर लेते हैं। लो सर। सिखाने की तो मजा जब ही है ना साहब, हाँ जी सीखने हाँ जी, वालों को आनंद आए। मेरे को क्या है, मेरे पास तो 100 तरीके सही बात है। हैं। नहीं समझे? बराड़ साहब ठीक है, आप तो बोल ही नहीं रहे यार, बराड़ साहब हमारे नाराज रहते हैं आजकल हमसे। नहीं नहीं गुरुजी, आपके हैं? चरणों में ही है बस, आपसे फरहान ही साहब आज लेट आए कृपया हैं, सूरज जब शुरू हुआ तब नहीं दिखाई दी। हाँ हाँ। नहीं नहीं, वो थोड़ा सा वाइफ का काम था, थोड़ा सा कॉलेज का, बस उसी में। आपका सुन बहुत भी रहा था और जरूरी है कर भी जी। रहा था। वो प्रदीप भाई धुंध है ना इसीलिए तो चांद देर में निकला थोड़ा सा। हैं? मैं कह रहा हूँ धुंध है ना तो चांद देर में निकला थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, आप दिव्या सभी जी। का प्यार है। देखो, अब तो ना नशा सा हो गया, शाम को वो पीने वाले को ना मिले ना पैकेट शैकेट, तो हमारे को ये ज्ञान ना मिले तो रोज ऐसे लगता है पता नहीं क्या छूट गया। तो चाहे घंटा ही लगा लिया करें, आधा घंटा ही लगा ले क्लास, बस वही हमारे लिए अमृत है। तो बड़ी खुशी है। तो ज्ञान की तो आज आपने पराकाष्ठा थी, बहुत ही अच्छा कुंडली विश्लेषण किया, और किसी ने अभी पहली बार कुंडली लाल तक तो किताब पर पहुंचा ही किया। नहीं हूँ, अभी तो नींव भर रहा हूँ, जब तो मैंने बोला ये टेवा एक आध क्लास आगे बढ़ जाएगा। कोई बात नहीं, नींव चाहे भर रहा टेबे हूँ, दो ही हो, क्योंकि लेकिन 5-6 लोग नए हैं ना, इसलिए जी जी, इसलिए उन लोगों को क्योंकि क्या आता है नहीं आता है, वो उनकी थोड़ी रिकवरी हो जाएगी, इसलिए बात समझिए। दिव्या खुल्लर जी, बहन जी ठीक हूँ? बहुत अच्छा करा रहे हैं सर। ये ठीक चलेगा। एक हमारे बहुत नए अच्छा। मित्र हैं सचिन कौशिक, सचिन जी जी सर। राम ठीक राम है? सर, बहुत राम राम। बहुत अच्छा। हम्म, बहुत अच्छे से समझ में आया सर, बहुत अच्छे से। चलो ठीक है। जी सर। मैं दोबारा टेबा आप लोगों के आगे शेयर कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं राहु महाराज पे। राहु इस टेबे में खाना नंबर 1 में बैठा हुआ है, स्क्रीन शेयर कर दी गई है। राहु खाना नंबर 1 में बैठा है। राहु के लिए अगर हम किताब को देखें तो आप सभी जानते हैं खाना नंबर 1 राजा का स्थान है। राजा का स्थान यानी कि सिंहासन तो वहां पे होगा ही होगा। तो सिंहासन पर एक क्रूर गिरह, एक पापी गिरह बैठ गया आके। इसी को पंडित जी ने एक सूत्र में लिख दिया कि राहु तख्त पे तख्त थर्राने लगा। अब राहु है क्या? राहु लाल किताब सूत्रों में हाथी का प्रतिरूप है। हमारा ससुर भी राहु है, हमारा नाना भी राहु है, हमारे गली मोहल्ले में, हमारे शहर गांव में सफाई करता हुआ हमारे वाल्मीकि समाज का व्यक्ति भी राहु है। कोई व्यक्ति कंप्लीट बॉडी से पूरा काला स्याह ऊपर से नीचे तक, वो भी राहु है, ऐसे समझ लीजिए। राहु जब मंदा हो तो इन लोगों की सेवा करना, आशीर्वाद लेना बड़ा अच्छा फायदा देता है। राहु खाना नंबर 1 के लिए पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखा है, सीढ़ी पर चढ़ने वाला हाथी, दौलतमंदी की निशानी, मगर सूरज बैठे घर में ग्रहण होगा। जो सूत्र अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोल दिया कि राहु एक सूरज है, तो छठे घर से संबंधित ऐसे व्यक्ति के बेटा बेटी के
रिश्तेदार यानी कि उनके ससुरालियों से थोड़ी सी गड़बड़ घोटाला रहता है। खाना नंबर 6 में अलग अलग घर में ये तासीर बदल जाती है। जिन लोगों पे किताब नहीं है, असली किताब खरीद लीजिए और 1952 सबसे पहले लीजिए, उसके बाद दूसरी किताबें लीजिए। 1952 में सबसे आसान तरीका है, इसलिए ये बार बार मैं रिकमेंड करता हूँ। और किताब लें तो बेणी माधव नाम के राइटर की ही लें, उर्दू ज्यादातर लोगों को आती नहीं है। अब ये शब्द है ना, वो हकीकत में है नेक राहु के। राहु नेक हो जब, खाना नंबर 1 में, कि सीढ़ी पर चढ़ने वाला हाथी यानी कि तरक्की करने वाला, सीढ़ी पर चढ़ना यानी कि ऊंचाई पकड़ने वाला, दौलतमंदी की निशानी, धन दौलत की निशानी। लेकिन एक और सूत्र कहता है, वो उपाय से संबंधित भी है। राहु एक तब तक भरपूर मात्रा में आनंद नहीं देगा जब तक व्यक्ति ने कुत्ता नहीं पाला। और मैं तो कहता हूं कुत्ता छोड़ो, कुत्ते नहीं पाले। ये बड़ी खासियत है राहु की। खाना नंबर 1 में बहुत अच्छे हालात का सभी ग्रह कंडीशन के अनुसार अच्छा होके बैठ जाए, अच्छा तो होगा, लेकिन कुत्ते पालने पर राहु का बुरा असर हो तो भी अच्छा हो जाएगा, अच्छा होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ये ध्यान मत करिए कि कुत्ते पालने हैं नहीं पालने हैं। हमारे ब्राह्मण समुदाय के लोग बड़ा कुत्तों के या वैदिक सूत्रों में बड़े कुत्तों के खिलाफ रहते हैं। अरे भाई, कुत्ता एक ऐसा प्राणी है, मनुष्य के नजदीक सबसे पहले आया है। बाकी सब जीव जंतु को, घोड़ा भी बाद में आया, मुर्गा भी बाद में आया, बकरा भी बाद में आया, भैंस भैंसा भी, और गाय भी बाद में आया। सबसे पहले इंसान के नजदीक आने वाला जीव है कुत्ता। और लोग कहते हैं कि यह मुक्ति नहीं होती, तो मैं बता देता हूं, युधिष्ठिर जब पांडवों के साथ स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे तो कुत्ता ही आखिरी सीढ़ी तक गया था, उनके चारों भाई पहले ही मर खप गए थे। स्वर्ग की सीढ़ी पर कुत्ता ही चढ़ पाया था जाके युधिष्ठिर के साथ। तो वो बकवास की बातें करते हैं कि कुत्ता पालोगे तो देवता नहीं आएंगे, पितर खुश नहीं होंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अरे भाई, हर जीव जंतु की एक मर्यादा होती है। अब आप किचन में कुत्ते को घुसा लें, आप बिस्तर पे कुत्ते को घुसा लें, वो एक अलग प्रॉब्लम है। मेरा राहु एक भी नहीं है, लेकिन मेरे घर में 7 कुत्ते हैं और मेरी गौशाला में कम से कम 8-10 कुत्ते हैं। इस बात को समझिए। और मेरा तो केतु भी ऊंच का है, 12वें घर का केतु लेके बैठा हूं मैं तो। और फिर भी मैं इतने कुत्तों को भोजन देता हूं और आप सबसे ये पैसा लेके देता हूं। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। कुत्ता पालना सिर्फ नुकसान कब देगा? जब केतु 1 में हो, केतु 11वें में हो, बस। या फिर राहु किसी साल आ जाए 7वें घर में, तो कुत्ता मत लेके आओ, दिक्कत परेशानी खड़ी कर देगा। बाकी दूसरी सभी हालात में कुत्ता फायदा ही देता है। बुध केतु मुश्तरका हो, पूंछ कटा हुआ कुत्ता ले आओ, बस इतना ही तो करना है। बहुत से लोग कहते हैं कि सूरज केतु मुश्तरका में कुत्ता नहीं पालना चाहिए, केतु चंद्र मुश्तरका में कुत्ता नहीं पालना चाहिए। सब बेकार की बातें हैं। केतु खाना नंबर 1 या 11 मत लाओ, राहु 7 मत लाओ। इसके अलावा कुत्ते को ला सकते हो। और बुध केतु में तो कुत्ता बहुत बढ़िया फायदा देता है, इस बात को भी समझिए। बुध केतु में लांडा कुत्ता होना चाहिए, पूंछ कटा हुआ कुत्ता फायदा देता है। कुत्ता वो प्राणी है जिसकी वफादारी और जिसकी ईमानदारी की आज तक कस्में खाई जाती हैं। मैं खुद वो प्राणी हूं जिसके जिसके कुत्ते ने जान दे दी और मुझे बचा लिया। मेरा कुत्ता मरा है और जो बीमारी मुझे हुई थी वो ही कुत्ते को हुई, और कुत्ता मरा, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने ये अपनी आंखों से देखा है और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को यहां देखा है। मैंने कुत्ते पलवा पलवा के लोगों की बंसबेल बढ़ा दी है। और मैं अकेला नहीं हूं, ऐसे बहुत सारे ज्योतिषी हैं। मैं अपनी ही बात क्यों करूं? क्योंकि लिखा तो पंडित रूपचंद जोशी ने ना, सारी दुनिया जान से ये ज्ञान इकट्ठा करके, तो सैकड़ों लोगों ने ये काम करवाए हैं। जब किसी के औलाद ना होती हो, अकेला जन्मा कुतिया का नर बच्चा, मतलब बाकी फीमेल हो तो भी चलेगा, या अकेला नर बच्चा पलवा दीजिए, उनके नर औलाद हो जाएगी। औलाद से संबंधित दिक्कत परेशानी हो, फालतू का टेंशन भटकाओ हो, कुत्ते की सेवा करवा दीजिए। दुनियावी कुत्ते हैं, साला, भांजा, जीजा, बहन के घर भाई कुत्ता, ससुराल में जमाई कुत्ता, मामा घर भांजा कुत्ता, नाना घर देवता कुत्ता। इनकी सेवा भी फायदा देती है।
इनको खुश रखना, इनको गिफ्ट देना। मेरे बहन के 2 बच्चे मेरे यही हैं कई दिनों से। कल संक्रांत मनाई है हमने। वो एक अलग बात है कि ब्राह्मण के घर भी हमने थाली भेजी, मंदिर में भी सामान भेजा, लेकिन हमने वहां भेजने से पहले अपने भांजे और भांजी को दिया। ये शब्द दुनियावी कुत्ते बुरा हो सकता है, लेकिन क्योंकि किताब में इसी रूप में लिखा है तो मैं ऐसे ही बताता हूं। लेकिन इसका जो दूसरा रूप है वो है दरवेश, जो एक्चुअल नाम है दरवेश। और इसमें रोड पे घूमती हुई, सड़क पे गली में घूमती हुई, हमारे हिंदुस्तान में तो कॉमन है, जो खूंटे से बंधी हुई गाय है किसी के घर या गौशाला में, वो शुक्र है। रोड पे घूमता हुआ गाय या गौवंश, वो भी केतु है, उसकी भी सेवा फायदा देगी। और रोड या गली में घूमता हुआ साधु महात्मा भी केतु है, वो भी दरवेश है। केतु मंदा हो तो इन सब की सेवा कर दीजिए। रोड पे घूमती हुई गाय, रोड पे घूमता हुआ साधु महात्मा। एक सूत्र बताता हूं, राहु खाना नंबर 7 में बहुत ज्यादा मंदा हो, शादीशुदा जिंदगी में बड़ी दिक्कत परेशानी खड़ी कर देता है। तो भाई राहु के लिए नारियल जल प्रवाह करने का सिंपल सा सूत्र है, लेकिन एक उपाय मैं करवाता हूं कि रोड पे, गली में, सड़क पर घूमते हुए साधु को, संत को, महात्मा को, फकीर को 7 रोटी और सब्जी कुछ पैसों के साथ पैक करके दे दीजिए। सूत्र समझिए। हलाल किताब में ये भी तो बोला गया है ना कि राहु मंदा हो तो केतु का उपाय कर दें, केतु मंदा हो तो राहु का उपाय कर दें। अब यहाँ पे खाना भोजन तो एक व्यक्ति की जरूरत की चीज है, लेकिन जो गली सड़क पे घूम रहा है साधु, सन्यासी, संत, महात्मा, वो केतु है। मैं गद्दी नसीन साधु को नहीं दिलवा रहा हूं, गद्दी नसीन साधु बृहस्पति है। और असली बृहस्पति तो मिलते कितने हैं, जो कि असली साधु जिसको कहा जा सके। इस बात को समझिए। आजकल तो शंकराचार्य की गद्दी पे बैठे हुए लोग मंदिर के खिलाफ बात कर रहे हैं। चलिए, वो तो राजनीति से प्रेरित है, क्या बात करें, इस बात को समझिए। तो भैया केतु की सेवा जब मैं बोलूं तो कुत्तों तक, अब कुत्तों पे क्यों होती है, कुत्ता अपनी जान दे देता है, बाकी दुनियावी कुत्ते जान नहीं देते। जैसे बहन के घर भांजा कुत्ता, बहन के घर भाई कुत्ता, ससुराल में जमाई कुत्ता, ये जान नहीं देते, लेकिन इनके आशीर्वाद से फलीभूत होता है। या रोड पे घूमती हुई गौ माता की सेवा, उसका आशीर्वाद फलीभूत होता है। राहु 7 में, जैसे मैंने बोला कि 7 रोटी और सब्जी घूमते साधु महात्मा को, तो उसका आशीर्वाद फलित होता है। लेकिन जो ओरिजिनल कुत्ता है, वो जिसका खाता है उसके लिए जान दे देता है। कुत्ते से ज्यादा वफादार कोई नहीं है इस दुनिया में, अपनी औलाद भी नहीं है। इस बात को ध्यान करें। तो इनकी, जब आप कुत्ता नहीं पाल सकते तो गली मोहल्ले के कुत्तों को जरूर भोजन दीजिए। मैंने इस साल भी कम से कम 10-12 कुत्ते गली मोहल्ले के, उनके लिए प्लास्टिक के ड्रम लगाए हैं और उनमें घास फूस और कंबल बिछाए हैं। तो वहां गली मोहल्ले के 8-10 कुत्ते उन ड्रम में बैठ जाते हैं आके, 3 तरफ से उनकी हवा रुक जाती है, नीचे से घास फूस हो जाती है। बाकी हम जो सेवा कर सकते हैं करते हैं। कभी भी कुत्ता घायल अवस्था में मिल जाए, ट्रीटमेंट करिए, आपके औलाद के सुख खुल जाएंगे, आपका केतु का असर नेक हो जाएगा। रोड पे घूमती हुई गौवंश, गाय, बैल, सांड, कोई भी हो, ट्रीटमेंट करिए। और मेरा तो संगठन इस विषय पे काम करता है। हम तो महीने में कम से कम 200-200 गायों की सेवा करते हैं, रूटीन में हमारा हॉस्पिटल चलता है आगरा और मथुरा में। तो इन चीजों के बहुत बड़े बेनिफिट। और लाल किताब तो एक ही बात कहती है, वो ग्रह हैं जो नव ग्रह, राहु केतु की ऊर्जा में हम रहते हैं, लेकिन हम पकड़ तो नहीं सकते, टच तो नहीं कर सकते ना। बाकी ग्रह बहुत दूर हैं, वो सबके प्रतिरूप, प्रतिबिंब हमारे घर में बैठे हैं। माँ क्या है, चंद्रमा है, दादी है, फिर चाची भी चंद्रमा आ जाती है, ताई भी आ जाती है, सास भी आ जाती है, ससुर मैंने बोल ही दिया आज कि भैया साला ससुर है, नाना है, वाल्मीकि समाज का हमारा सफाई कर्मचारी है, शनिचर चाचा है, नौकर है, शुक्र पत्नी है, प्रेमिका है, बुध बुआ बहन बेटी है, केतु बेटा है, और ये जीव बता दिए अभी आपको। सब गिरों से संबंधित जीवित रिश्तेदार जो हमारे पास हैं, इनकी पालना, इनकी वफादारी, इनकी ईमानदारी, अपने रिश्तों के प्रति कर लो वफादारी, ईमानदारी, आपको
कोई उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ इतना कह देता हूं कि मैं साल में इक्का दुक्का कोई उपाय करता हूं। मैं अपने रिश्तों को मेंटेन रखता हूं। यार दोस्तों के साथ अगर बुरा लग रहा है तो मैं उससे कहता कुछ नहीं, कट जाता हूं। भाई की कोई बात बुरी लग रही है तो भी मैं उससे कुछ नहीं कहता। माँ को बोल देता हूँ कि इससे ये कह दो, ऐसे अच्छा नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अपने रिश्तों को आप अगर संभालना सीख गए तो गिरह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सभी गिरह आपके घर, आपके पड़ोस, आपके नजदीक, आपके रिश्तेदारों में बैठे हुए हैं। नियम यही काम करता है। तो राहु कितना भी मंदा हो, राहु के बदले खाना नंबर 1 में केतु का उपाय, कुत्तों की पालना कर लीजिए। इस टीवी में राहु खाना नंबर 1 में है। राहु खाना नंबर 1 का मंगल 12 में हो तो सिफर हो जाता है, वो बचाव नहीं है। राहु 1 के कारण सूरज छठे घर में बैठा है, वहां ग्रहण का असर, लेकिन बच्चों से संबंधित हो जाता है। अब सूत्र आता है इसी राहु का, एक किताब में सूत्र लिखा है, 1 का ग्रह 5 को मदद देगा, 5 का ग्रह 9 को मदद देगा, और 9 का फिर लगन को देगा। क्या इस टेबे में ये अप्लाई होगा? बताओ कोई। नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा? नहीं होगा, शत्रु में। शत्रु ग्रह यहां इस तरीके का कोई अच्छा असर नहीं होगा कि राहु शुक्र को मदद दे दे, 5 में बैठा है, और शुक्र 5 से मंगल 9 को कोई मदद दे दे और वो फिर राहु तक पहुंच जाए। ऐसा नहीं होगा। ना मंगल राहु को मदद देगा, ना राहु शुक्र को मदद देगा, ऐसे समझ लीजिए। ये सूत्र काम करेगा। लेकिन राहु पे ही बात कर लेते हैं कि राहु को हाथी बोला गया है, इसीलिए ये शब्द का इस्तेमाल हुआ कि तख्त पे हाथी और तख्त थर्राने लगा। सीढ़ी पे चढ़ने वाला हाथी दौलतमंदी की निशानी। राहु नेक का होगा तब, वैसे नहीं। और सूरज ग्रहण का असर खाना नंबर 6 में सूरज है, तो वहां जा रहा है खाना नंबर 6 में, जहां रिश्तेदारों से संबंधित तोहमतें मिलेंगी। 12 में मंगल भी नहीं है, अगर 12वें घर में मंगल होता तो राहु को वो दबा देता, जिसके कारण खाना नंबर 6 में कोई मंदा असर नहीं होता। अब इसके अलावा एक सूत्र है लाल किताब में ग्रहण से संबंधित, कि राहु देखे सूरज को या राहु सूरज के साथ हो जाए तो बनावटी सूरज अगर एक हो। अब बनावटी सूरज कब बनता है? बनावटी का मतलब लाल किताब में कहा जाता है मसनूई सूरज। मसनूई सूरज बनता है बुध और शुक्र के मिलने के कारण। किसी टेबे में बुध शुक्र एक साथ हो, मुश्तरका जिसको बोला जाता है, बैठ जाए तो टेबे में एक दूसरे सूरज का निर्माण हो जाता है, जिसे लाल किताब बोलती है बनावटी या मसनूई सूरज। अगर इस टेबे में भी ऐसा होता कि बुध और शुक्र इकट्ठे होके बैठे होते, यानी कि एक बनावटी डुप्लीकेट सूरज का निर्माण होता, तो ये खाना नंबर 6 में सूरज ग्रहण का असर नहीं होता। ये सूरज ग्रहण का असर दोनों पॉइंट पे लागू होता है। राहु 1 में हो तब भी, राहु सूरज के साथ हो तब भी, राहु सूरज को देखे तब भी। एक तो ये सूत्र नोट करिए, सबसे जरूरी सूत्र है। तो यहां वो दिक्कत ना हो रही होती, लेकिन अब होगी। और इसका जो तात्पर्य है उसका भी सिर्फ इतना नियम है कि खाना नंबर 6 अंधेरे ने घेर लिया, अंधेरे बादलों ने। लेकिन बनावटी सूरज होता जो कि शुक्र और बुध मिलने से होता है, तो ऐसा ना होता। अब सूत्र नेक के अलावा मंदा, राहु मंदा। अब यहां राहु को मंदा साबित कर दूंगा। राहु को मंदा साबित कर देता हूं, उसको समझिए। हमारी लाल किताब कहती है, हुआ लेख अंधेर बादल जो घेरा, कोई पूछे आंसू पसीना ना तेरा। राहु खाना नंबर 1 की यह विडंबना है जब मंदा होके बैठा हो। यह विडंबना है बड़े स्तर पे। हुआ लेख अंधेर बादल जो घेरा, कोई आंसू पसीना ना पहुंचे तेरा।
मतलब कि राहु खाना नंबर 1 में अच्छा हो तो सीढ़ी पे चढ़ने वाला हाथी दौलतमंदी की निशानी। लेकिन ग्रहण तो सूरज बैठे घर में होगा, और वो ग्रहण नहीं होगा कब, जब बुध शुक्र मुश्तरका होकर बैठ जाएंगे। दूसरी बात, जब राहु खाना नंबर 1 में मंदा होगा तो ये अंधेरे बादल लेख पर यानी किस्मत पर, और ऐसे व्यक्ति के आंसू या पसीना पहुंचने वाला कोई ना हो, या वो पहुंचता रहे और इसका आंसू पहुंचा ही ना जाए और निकलते रहे, या पसीना और आ जाए। मतलब ये एक तरीके की विपदा है, राहु मंदा हो। अब राहु मंदा है इस टेबे में, क्यों? एक सूत्र यह है कि शुक्र पहले और बुध बाद में। राहु का मंदा असर होगा। शुक्र 5वें घर में है, बुध 6ठे घर में है, वो नियम अप्लाई हो गया। ये राहु मंदे असर का हो गया। अब इस राहु से पहले शनि के जाति असर को देख लो। तो राहु 1 है तो शनि तो फिर बाद में ही होगा। शनि का जाति असर, जो कि राहु का मालिक है, राहु और केतु के दोनों का मालिक है शनिचर। शनि का जाति स्वभाव भी मंदा है। अब शनि का जाति स्वभाव भी मंदा है तो शनि भी कोई मददगार बड़े स्तर पे ना होगा। शनि अगर किसी प्रकार से ज्यादा अच्छे हालात में होता तो राहु को कंट्रोल कर लेता, लेकिन राहु तो 1 में बैठा है, उसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मंगल ही हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। यहाँ वो भी प्रॉब्लम है, और मैंने साबित कर दिया, शुक्र पहले घरों में, बुध बाद के घरों में, राहु मंदा है। तो इसीलिए मैंने ये दोहरा दिया, हुआ लेख अंधेर बादल जो घेरा, कोई पोंछे आंसू पसीना ना तेरा। लेकिन अगर बुध सूरज के साथ मिलके खाना नंबर 3 में बैठ जाए तो राहु का मंदा असर नहीं होता है। लेकिन इसमें वो भी चीज नहीं है, अप्लाई नहीं हो रही है, इस बात को समझिए। और दूसरा सूत्र, राहु जब 1 में हो तो बुध को भी देखें, राहु जब 1 में हो तो केतु को भी देखें, क्योंकि राहु खाना नंबर 1 में बैठ के बुध और केतु के अनुसार ही अपना असर देगा। वो नियम क्या है? बुध 1 से 6 में हो या फिर 7 से 12 में हो, ये नियम काम करता है। राहु खाना नंबर 1 के समय बुध को देखे। अब बुध को देखने का कारण क्या है? अरे भाई, राहु की ताकत तो सारी बुध के पास है। सूंड, राहु की सूंड बुध है, सूंड काट दो, हाथी की कोई औकात नहीं है, इस बात को समझिए। राहु की सारी ताकत उसकी सूंड में होती है। इसलिए राहु 1 के समय बुध को कैसे देखना है, उसका कारण बताया। बुध, बुध राहु की सूंड है, यानी कि राहु के हाथी की ताकत है बुध, उसकी सूंड है। जो जब खाना नंबर 1 से 6 में बुध बैठा हो, जो कि यहां बैठा हुआ है, तो जैसा बुध होगा राहु का असर वैसा होगा, जैसा बुध होगा वैसा राहु का असर होगा। अब ये बताइए कि ये बुध कैसा है, कोई भी मित्र बता दो। बहुत बढ़िया है छोटे में। ठीक है, और कोई? चंद्रमा का असर लिए हुआ है तो प्रॉब्लम तो होगी। खराब ही हुआ ना, एक एक करके, एक एक करके। शुक्र से आगे हो गया तो बुध भी तो खराब ही हो गया। और बताइए, एक सवाल अभी। चंद्रमा का असर है ना इसके अंदर। चंद्रमा 3 में बैठा हुआ है। चंद्रमा 3, केतु 7। चंद्रमा 3 बुध को क्या दोष लगाता है, ध्यान करो। चंद्रमा 3 के समय बुध को कोई दोष लगता है? अब देखिए, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बुध सूरज के साथ भी बैठा है।
ये बुध भी दिखावटी अच्छा है, कोई विशेष अच्छा नहीं है। जो आनंददायक हो सकता था वो आनंद नहीं है। जो आनंद हो सकता था, बुध चंद्रमा 3 के कारण भी दोष लेके बैठा है। बुध खुश नहीं है। बुध जब तक अपनी नाली शुक्र में जोड़ने की ताकत रखता है, अब आप कहेंगे कि बुध के साथ तो सूरज है, तो शुक्र तो उसमें नाली जोड़ने ही ना देगा। बुध की नाली से संबंधित अभी 2-3 दिन पहले ही क्लास हुई थी, बुध से संबंधित जब ग्रामर खोली थी। बुध अब यहाँ पे टोटल सूरज को अपनी ताकत दे चुका है। अब दूसरा सूत्र, इनकी सबसे बड़ी समस्या है सरकारी नौकरी की, और वो यहीं से खुलेगी, इसलिए मैं यहीं पे आके अटक गया हूं। खाना नंबर 6 सूरज बुध मुश्तर का, या खाना नंबर 7 सरकारी नौकरी दिलवा देते हैं आसानी से। सूरज बुध और खाना नंबर 6 का असर मिलके ये फायदा होता है। लेकिन अभी मैंने बोला कि राहु एक खाना नंबर 6 में ग्रहण, और उस ग्रहण का असर सिर्फ मैंने कहां तक बोल दिया, ऐसे व्यक्ति के बच्चों के ससुरालियों की तरफ से, उनके रिश्तेदारों की तरफ से लानत होगी, यही तो बोला। अब एक बात बताइए, राहु लग्न में हो तो सूरज ग्रहण का भी तो उपाय करवाया जाता है, और मैं तो राहु लग्न में हो तो सूरज ग्रहण का उपाय, जब भी सूरज ग्रहण हो वो उपाय भी करवाता हूं, और साथ में ये भी कहता हूं कि भैया अपने वजन बराबर गेहूं सूरज की वस्तु गरीबों को भी दान कर दो, मैं तो ये भी करवाता हूं। सूरज बुध 6, तो खाना नंबर 6 और सूरज बुध, ये 3 असर हो गए। सूरज और बुध का एक असर कर लो, 2 कर लेते हैं, और खाना नंबर 6 का असर। खाना नंबर 6 का तो असर सूरज क्योंकि वहां बैठा है तो खराब हो रहा है। अब दूसरा सूत्र, कल ही मैंने बोला कि शनि खाना नंबर 1 में हो तो सूरज और मंगल पे अपना जहर जरूर फेंकता है, चोट जरूर मारता है। अब ये बताइए, राहु 1 में होगा तो क्या वो अपना बुरा असर ना देता होगा? जब शनि 1 में दे सकता है तो राहु नहीं देगा। और सूत्र ये भी कहता है लाल किताब का कि जो भी गिरे खाना नंबर 1 में आए वो पहली चोट अपने दुश्मन को मारे, दुश्मन गिरे को। सिंपल सा सूत्र है। और अपने मित्रों को बढ़ाए, अपने शत्रुओं को निपटाए। तो राहु के लिए सूरज से ज्यादा बड़ा और कौन सा दुश्मन है भाई? बृहस्पति 11 कहता है कि अच्छी पढ़ाई लिखाई होगी इसकी। इस बात को समझिए। लेकिन सरकारी नौकरी में दिक्कत। चंद्रमा खाना नंबर 3 का कहता है कि इस बच्चे के जीवन में माता की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट होगी। माता हर समय इसके साथ पत्थर पहाड़ बन के खड़ी रहेगी। बाप से ज्यादा माता का बेटा होगा ये, ऐसे समझ लीजिए। लेकिन शनिचर 4 में आके, अब शनिचर 4 में हो तो चंद्र और सूरज को चोट मारता है। पॉइंट समझिएगा। जैसे शनि 1 में मंगल और सूरज को चोट मारता है, वैसे ही शनिचर 4 में चंद्रमा और सूरज को चोट मारता है। और 4 की जड़ नीचे है, वहां पे 4 का दुश्मन बैठा हुआ है। नौ की जड़ 2, 2 की 4, और 4 की जड़ 6। तो 9 में मंगल है, 2 खाली है, उस जड़ का तो अब महत्व ही खत्म। लेकिन 4 की जड़ तो 6 है ना। और शनि की जड़, 4 की जड़, वहां सूरज उसका दुश्मन बैठा हुआ है। और राहु के कारण खाना नंबर 6 में ग्रहण भी आया हुआ है। और सूरज बुध 6
दोनों चीजें मिलके, सूरज बुध, और वो भी 6 मिलके सरकारी नौकरी से संबंधित बेनिफिट भी दे देते हैं। इस बच्चे को यहां ज्यादा समस्या आ रही है बड़े स्तर पर, ऐसे समझ लीजिए, ये इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। चलिए अब सूत्र राहु पे ही आगे बढ़ा देता हूं, बीच में ये लेना नहीं था, पता नहीं क्यों आ गया दिमाग से। बुध जैसा होगा, खाना नंबर 1 से 6 में बैठा हो, तो बुध की जैसे स्वभाव होंगे, बुध का जैसा आचार विचार व्यवहार होगा, वैसा राहु का असर होगा। और बुध के आचार विचार को मैंने अच्छा साबित नहीं किया। और बुध और शुक्र की जो कंडीशन है, शुक्र पहले घर में बुध बाद के घर में, उसके कारण राहु भी मंदा हो रहा है। अब ये सीढ़ी पे चढ़ने वाला हाथी नहीं है, अब ये लेख में अंधेरा बादल बन गया है। सूरज ग्रहण का उपाय पार लगाएगा। सूरज की, बनावटी सूरज की जो चमकदार असिया ना हो, यानी कि गुड़ और गेहूं, वजन बराबर दान करना अच्छा असर दे जाएगा। फिर बुध अगर 1 से 6 के अलावा 7 से 12वें घर में बैठा हो, खाना नंबर 7 से 12 में, जो कि स्टेबे में नहीं है, कुछ देर के लिए स्टेबे को हटा देते हैं, इसमें है ही नहीं ये चीज। तो अगर बुध खाना नंबर 7 से 12 में टेबे में बैठा हो, तो जैसा केतु होगा टेबे में, उसी प्रकार का असर राहु का होगा। तो ये तो टेबे में है ही नहीं। और ये नियम जन्म समय का हो, चाहे किसी साल वर्ष फल में बने, दोनों जगह इसी प्रकार से अप्लाई करिए। और सूरज राहु 1 के समय ग्रहण का मतलब ये ध्यान करिए कि सूरज जहां बैठा है उस घर में अंधेरा, और सूरज बुध मुस्तरका होके खाना नंबर 6 में बैठ के ये दोनों ताकतें मिलती हैं, तब सरकारी नौकरी का अच्छा योग बनता है। और भी बहुत सारे योग हैं, लेकिन इस टेबल में यही योग है, तो मैं इसलिए इसे बार बार कह रहा हूं कि खाना नंबर 6 में अंधेरा। ये शब्द मैं बार बार बोल रहा हूं, ये समझिए। सूरज की वस्तुओं का दान करें, सूरज ग्रहण का उपाय करें। और वही बात कि शनिचर 1 के समय मंगल सूरज पे मंदा जहर फेंकता है, और कल ही बताया था। तो राहु 1 के समय मंगल और सूरज पे क्या जहर ना फेंकता होगा। फिर मैंने कल ही बताया, शनि 4 के समय चंद्र और सूरज पे अपनी कालिमा बिखेरता है। तो भैया शनि के जस्ट नीचे सूरज बैठा हुआ है, एक प्रकार से ये भी सूरज और शनिचर की लड़ाई चल रही है। जड़ का मतलब समझो, 4 की जड़ पे 4 में बैठे हुए ग्रह का दुश्मन है। 4 में बैठा हुआ ग्रह भी अच्छे असर का ना है। और दूसरी बात, सूरज बेचारा तो बैठा ही पाताल में है। सूरज की किरणों को चमक किसने रोकी? राहु ने 1 में आके सूरज की किरणों की चमक रोक दी। शनिचर ने खाना नंबर 4 में आके सूरज की किरणों की चमक रोक दी, अपनी कालक फेंक दी। और सूरज बेचारा पाताल, खाना नंबर 6, पाताल में सूरज कहां चमकता है? सूरज का स्थान तो आसमान में है, वो तो आसमान में चमक सकता है। कुएं में पड़ा हुआ सूरज क्या चमक देगा अपनी? और खाना नंबर 6 में ऊपर से अंधेरा हो गया। राहु ने भी सूरज का नुकसान किया, शनिचर ने भी सूरज का नुकसान किया, सूरज खुद खाना नंबर 6 में पड़ गया, जहां वो अंधेरे में पड़ा है, सूरज पे चमक ही नहीं है। अब जब सूरज पे चमक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को लाल किताब के सूत्रों के अनुसार राज दरबार यानी कि सरकार से संबंधित फायदा मिलना आसान तो काम ना होगा, बड़ा टेढ़ा काम होगा। बार बार इसको दिक्कत आएगी। फुल इंटेलिजेंट होने के बाद भी, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई होने के बाद भी, छोटे छोटे कारणों से, और वो कारण हकीकत में कारण नहीं है कि एग्जाम में फेल हो जाए, लटक जाए, अटक जाए, नो। लेकिन बार बार इसे रिजेक्ट होने का खतरा उठाना पड़ेगा। कभी इंटरव्यू में, कभी एग्जाम में आधा नंबर कम आ जाए, क्योंकि व्यक्ति में क्वालिटी है,
इस बात को समझिए। अब क्वालिटी कैसे है, मंगल को देखिए, चंद्रमा को देखिए, बृहस्पति को देखिए, और फिर 3 9 11 के संबंधों को देखिए, क्वालिटी दे रहे हैं। लेकिन करें क्या, उस क्वालिटी का फायदा आसानी से ना मिलेगा। जहां तक कि 31वां साल चल रहा है, अमूमन इस उम्र तक बच्चे अपनी जॉब वगैरह में अच्छी तरीके से स्थापित हो जाते हैं, है ना। इस बात को समझिए। तो सूरज खुद पाताल में पड़ा है, सूरज की रोशनी खुद ही कमजोर है, तो सूरज को बेचारे को ऊपर से शनि ने अलग पीट दिया, और राहु अलग से अपनी कालक फेंक रहा है। दोनों तरफ से बेचारा जल रहा है सूरज। खाना नंबर 6 भी कमजोर होने की वजह से। इस बात को समझिए। थोड़ी सी निशानियां हैं राहु की। खाना नंबर 1 की, जन्म समय आंधी बारिश का आना, बिजली चले जाना, शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाना अमूमन होता है, और ये हो जाए तो अच्छा ही होता है। बाद के जीवन में कुछ परेशानियां कम हो जाती हैं, पूरी तो नहीं होती लेकिन कुछ हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति का जन्म अपने जद्दी घर के दूर अक्सर होता है। नाना नानी बैठे होते हैं राहु लगन वाले के जन्म के समय। राहु लगन का मंदा हो तो घर के सामने वाला घर बर्बाद होता है, आजू बाजू का भी हो सकता है, सामने की तरफ। कैसे? रनुआई रहता हो कोई, मतलब जिसकी पत्नी ही ना हो, कोई बे औलाद ही रहता हो, यानी कि जिसके कोई नर्स औलाद ना हो, या बिल्कुल बेचारा भूखा नंगे बुरे हालात का हो गया हो, और ये 40 साल उम्र तक। वैसे तो ये 42 का संबंध है, लेकिन राहु लगन में अमूमन 40 साल तक का मंदा जमाना मंदे हालत में दे देगा। ऐसा व्यक्ति राहु से संबंधित काम काज कर ले, व्यापार कर ले, या नौकरी कर ले। जेल खाना राहु की नौकरी है, बिजली डिपार्टमेंट राहु की नौकरी है। इस बात को समझ लीजिए। जेल खाना भी राहु की नौकरी है, बिजली डिपार्टमेंट भी राहु की नौकरी है, टेलीफोन कंपनी भी राहु की नौकरी है। बेतार की चीजें, ये सब राहु से संबंधित है। तो पापा का बिल्लो लेके आता सुनील हूँ। जी म्यूट हो जाइए, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। और सबसे बड़ी बात, राहु के कारोबार, राहु से संबंधित नौकरी बुराई का कारण बनेंगे। राहु से संबंधित रिश्तेदार भी बुराई परेशानी का कारण बनेंगे, राहु से संबंधित। और राहु का मंदापन ज्यादा ही बढ़ जाए तो व्यक्ति अपनी 11 साल 21 साल 42 साल उम्र में मंदे हालात झेलेगा, बुरा वक्त आएगा। पहले ही बोला, जबकि 42 साल राहु का मंदा असर होता है, लेकिन 40 साल तक भी देखा गया है। राहु लगन वाले को शादी के मंगल कार्य के अलावा, राहु लगन वाले को अपने ब्याह समय के अलावा राहु शनि से संबंधित कोई वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल वगैरह, इलेक्ट्रिक जैसे सामान ससुराल से नहीं लेने चाहिए, बड़ा मंदा असर हो जाएगा। शादी समय आ गए सो आ गए, बाद में ना ले। राहु लगन वाले को चंद्रमा को नेक रखना चाहिए हमेशा। और पहले ही बताया, सूरज ग्रहण का उपाय अपने वजन के बराबर गेहूं का दान पुण्य करता रहना चाहिए। और अगर संभव हो तो खाना नंबर 12 को देख के खाना नंबर 12 में मंगल को स्थापित कर लें। अपनी छत के ऊपर देसी खांड रखी जा सकती है, सौंफ रखी जा सकती है, व्यक्ति के बेडरूम में सिरहाने भी रखी जा सकती है सौंफ, या घर में साउथ ईस्ट में किचन हो तब भी मंगल 12 में माना जाएगा, ये ध्यान कर लीजिएगा। साउथ ईस्ट में भाई का कमरा हो, ताऊ का कमरा हो, तब भी
मंगल 12 में ही माना जाएगा, ये भी ध्यान कर लीजिए। अगर ऐसा है तो ये फालतू के फिर मंगल 12 के लिए उपाय करने की जरूरत ना होगी, इस बात को भी ध्यान कर लीजिए। चंद्रमा 3 में है, बृहस्पति 11 है, अच्छा होना चाहिए, गजकेसरी योग बनता है। लेकिन नियम ये है कि चंद्रमा 3 के समय 9 और 11 खाली हो तभी चंद्रमा अपना फिक्स अच्छा असर देता है। कोई भी ग्रह 9-11 में बैठा हो, चंद्रमा कंफर्टेबल जोन में नहीं रहता, क्योंकि चंद्रमा का नियम है मैं हर 3 साल 3 महीने या 3 दिन में रिलैक्स दे दूंगा, कितनी भी बड़ी बुराई आएगी मैं निकाल दूंगा। लेकिन जब 9 और 11 में गिरे बैठे होंगे तब चंद्रमा इस बुराई को नहीं रोकता है। इसलिए ये सूत्र मैंने बोला कि चंद्रमा नेक होते हुए भी कोई फायदा नहीं। हाँ, ये फायदा है चंद्रमा 3 में अब भी मिलेगा कि मंगल बद ना होगा, मंगल के घर में बैठा है चंद्रमा, ये फायदा तो मिलेगा। और चंद्रमा 3 के समय मंगल भी बद नहीं होता, लेकिन मंगल 10 में हो तो बद होता है, ये ध्यान कर लीजिएगा। 9 में है तो बद ना होगा, और चंद्रमा की दृष्टि में है, ये एक अच्छी बात है, इस बात को समझिए। और चंद्रमा 3 में बैठा हो तो शुक्र भी अमूमन अपने अच्छे फल दे देता है। तो जो फायदा इस जातक को चंद्र 11 और बृहस्पति, चंद्र 3 घर 3 और बृहस्पति 11 और मंगल 9 में मिलना चाहिए था, वो फायदा भी इसको नहीं मिल रहा है। ये एक लंबे समय तक कोई दिक्कत परेशानी चल सकती है इसके जीवन में। चंद्रमा यहां मददगार हो सकता था, जो कि चंद्रमा अब मददगार नहीं हो पाएगा। चंद्रमा इसको पार निकाल सकता था। जो राहु ने सूरज बुध और छाना नंबर 6 के कारण, या शनि 4 और 6 में सूरज होने के कारण जो दिक्कत है, इस दिक्कत परेशानी को चंद्रमा आसानी से बचा लेता, क्योंकि चंद्रमा का अपना असर हर तीसरे दिन, तीसरे महीने या तीसरे साल ये नियम लागू है। बुरा नहीं होता, अच्छा होता है। वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके की बुराई को काट छांट के दूर फेंक देता है। बुराई का समय लंबा ना होगा, सीधा सा नियम है। लेकिन इस टेबल पे तो ये लागू है नहीं, क्योंकि 9 और 11 में गिरे बैठे हैं। फिर भी चंद्रमा इस जातक के लिए बहुत नेक दिल होगा, क्योंकि चंद्रमा 3 में मां से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इस बेटे के लिए, माता के लिए होगी। माता का लाडला, माता का राज दुलारा, और माता हमेशा मददगार साबित होगी इसके लिए। चंद्र खाना नंबर 3 के समय लिखाई से संबंधित बड़ा सूत्र है, 4-5 बातें हैं वो बोल देता हूं। मेरा भी चंद्रमा खाना नंबर 3 में है, इसलिए ये थोड़ा मुझे ज्यादा ध्यान रह जाता है। चंद्र 3 वाला बड़े बड़े अक्षर लिखे तो बड़े खुले दिल वाला होगा। फराक दिल बोला है लाल किताब ने, फराक दिल। और साफ सादा लिखे तो सख्त दिल। लंबी लंबी लकीरों के साथ लिखे तो जल्दबाज, पेशेंस की कमी। और सीधा साफ लिखे तो अक्लमंद होगा। बारीक लिखाई हो तो बड़ी अच्छी लियाकत होगी। गोल गोल लिखे लेकिन बराबर के तो अच्छे फैसले लेने वाला होगा। चंद्र 3 के समय व्यक्ति की लिखाई से संबंधित जरूर चर्चा करें। इस बात को समझें। अगर बुझे बुझे शब्द लिखता हो चंद्र खाना नंबर 3 वाला, मतलब बेजान जैसे, तो डरपोक स्वभाव होगा। और व्यक्ति को अगर रंग बिरंगी फूल पत्ती जैसी चीजें बना के लिखने की ज्यादा आदत है तो व्यक्ति गप्पी लफाजी किस्म का होगा। ये चंद्र 3 की लिखाई से संबंधित बातें हैं, इस्टेवे में नहीं है। वो सूत्र बता देता हूं। चंद्र खाना नंबर 3 में और 8 में मंदे घिरे हों तो चंद्रमा चोरी से बचाने वाला ना होगा, उल्टी धनहानि होगी।
नहीं तो चंद्रमा खाना नंबर 3 में हो। इस टेबल में जो साबित हो रहा है वो बता देता हूं, इसमें ये अप्लाई नहीं है जो मैंने अभी बोला। चंद्रमा 3 के समय चोरी चकारी से बचा देता है। चंद्रमा खाने नंबर 3 में चोरी चकारी से भी बचा देता है और मौत को भी रोकने वाला होता है। लेकिन 8 में अगर कोई मंदा गिरे आ जाए तो 8 की टक्कर 3 पे पड़ेगी, फिर ये ना होगा, जो कि इस टेबल में अप्लाई नहीं हो रहा है। चंद्र खाना नंबर 3 वाला बकरी का दूध पीने लग जाए तो बर्बादी। चंद्रमा 3 वाला अपने भाई बंधुओं को दूध पिलाए तो अच्छा रहेगा। घर आए गए मेहमानों को, यार दोस्तों को दूध पिलाए, बहुत अच्छा फल देगा। और चंद्रमा 3 के समय अगर बुध कायम हो, खास तौर से धन के लिए, अच्छा रिजल्ट होगा। और उनकी सेवा की जाए। बुध 3 के माफ करना, चंद्रमा 3 के समय बुध पे अपना एक प्रकार का पितर दोष ला देता है, इस कारण बुध बनता है। बुध के घर खाना नंबर 3 में चंद्रमा बैठ के बुध को दोष लगा देता है, इस कारण इनका बुध बनता है। चंद्रमा 3 के समय बड़ी खास चीजें हैं। चंद्रमा 3 वाले के घर में बहन, बेटी, भतीजी, देव पोती का जन्म हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा से संबंधित चीजों का दान करना चाहिए। अगर वो ऐसा करेगा तो उस पर धन दौलत अच्छी मात्रा में आएगी। और मैं कहता हूं कि अगर पहले ये सब हो चुका है, व्यक्ति का जन्म बाद में हुआ, या व्यक्ति छोटा था, या व्यक्ति को पता नहीं थी, तो अपने घर में जब भी बहन, बेटी, भतीजी, पोती के जन्मदिन पे चंद्रमा की वस्तुओं का दान पुण्य शुरू कर दो। मैं यही करता हूं। जब भी इसके अलावा बहन शादीशुदा घर आए, भाणजी घर आए, या कोई शादीशुदा परिवार की बच्ची घर आए, तब भी कुछ ना कुछ चंद्रमा की चीजों का दान कर दीजिए। पैसे के आई चलाई के लिए अच्छे फल मिलेंगे। चंद्र खाना नंबर 3 के समय इस तरीके से भी बचाव हो जाता है, इस बात को समझिए। इसके अलावा ये रेमेडी है, हकीकत में सत्य बोल रहा हूं। चंद्रमा की चीजों का दान, बुध की पूजना करिए। नवरात्र में छोटी बच्चियों की सेवा करिए, दुर्गा उपासना करिए, बुध की पूजना करिए। ससुराल से ताल्लुक हो जाए, ससुराल से ताल्लुक तो ब्याह से पहले ही हो जाता है ना, पक्की सगाई वगैरह होती है। कहीं आस पड़ोस किसी गरीब की बच्ची का कन्यादान कर दीजिए। बलाए बद से हमेशा बचे रहेंगे, बुरी हवाएं आपके ऊपर अटैक ना करेंगी। अब आपकी शादी हो गई तब हो गई, कोई मंदा असर आ रहा है उसको छोड़ो, आपको जब मौका मिले कन्यादान करते रहो, बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके बेटा पैदा हो गया है, आपके भांजा हो जाए, भतीजा हो जाए, घर में नर बच्चा इस प्रकार से हो जाए, तो सूरज की वस्तुओं का दान, गुड़ गेहूं का दान ज्यादा से ज्यादा करिए। तो परिवार के सदस्यों को बुरी हवाओं से बचाव हो जाएगा। बलाई बद, हवाई बद से परिवार के लोगों को बेनिफिट रहेगा। और जब पत्नी घर में आए शादी के बाद, या आप गाय पालते हैं, गाय घर में लाएं, दोनों ही शुक्र की राशियां हैं, तो बनावटी सूरज यानी कि गुड़ और गेहूं का दान करिए। इससे
कोई चोरी चकारी, इज्जत बेइज्जती, टेंशन के हालात या पैसे से संबंधित दिक्कत होगी, उससे बचाव हो जाएगा। यह है चंद्रमा खाना नंबर 4 का किस्सा। अब इस पे आगे, क्योंकि मुझे आज जड़ मजबूत करनी थी, खाना नंबर 1 से 12, अब 1 से 12 पे दोबारा बोलूंगा नहीं, आगे से गिरोह के ऊपर ही बोला करूंगा। आज की क्लास को मेरा मन है यहीं विराम देने का, कोई नाराजगी ना हो तो विनती के साथ। अब जितना मैंने बोला है उस पे कोई भी मेरा